ग्रेट इवनिंग ऑल। आज जो अभी टॉपिक पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। काफ़ी दिनों से जब से मैं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल शुरू किया हूँ, लगभग एक ही वीक हुआ है। एक सप्ताह में मैं नोटिस किया, मैं नोटिफिकेशन के साथ ही साथ एडिटोरियल, द हिंदू का एडिटोरियल एंड उसके बाद फिर डेली भोग का एंड करंट अफेयर, बस इतना ही पढ़ा रहा था। लेकिन मेरा जो मोटिव मेन है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुका था, एक बार मैं सीटीएस क्लियर किया था, लास्ट में जस्ट मेरिट लिस्ट में अपॉइंटमेंट के समय रुक गया। सीटीएस 2016 में कंप्लीट क्लियर किया था। उसके साथ ही साथ अभी फिलहाल अभी के लिए लेटेस्ट जो है सीजीएल 2019 का भी मेरा टीयर 1 एंड टीयर 2 भी क्लियर हुआ है। तो इस हिसाब से मैं एक्सपीरियंस के साथ अभी जो भी है डिस्कशन आपके साथ करूंगा, क्योंकि मैं अलग अलग सा टॉपिक सा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, नहीं पढ़ाया हूँ। इसीलिए बहुत सारे भी जो आप बच्चों हो या स्टूडेंट्स हो, बहुत सारे भी बोल रहे हो कि नहीं मैथमेटिक हो या फिर एप्टीट्यूड जो है या फिर रीजनिंग, उसको भी स्टार्ट करो। जैसे कि मैं बोला था, मैं ईपीएफओ का भी क्लास करूंगा, उसके साथ ही साथ एसएससी रेलवे एंड उड़ीसा के कुछ एग्जाम्स एंड उसी के साथ ही साथ इंडियन आर्मी रैली, वो सभी करूंगा। लेकिन अभी भी जो सेशन फिलहाल अभी रहेगा, अभी जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो है ईपीएफओ। जो बच्चों अभी फिलहाल 2020 में इसका एप्लीकेशन निकला था, ऑल इंडिया 421 पोस्ट था, 421 पोस्ट था। एंड आपका जो क्या है कि जनरल ओबीसी एससी एसटी सब मिलाकर जो भी था एग्जाम, उसके लिए जो पहले हम क्या करना चाहिए, उसका जो स्कीम है डिटेल्स अभी इन शॉर्टकट में मैं बोल देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो उसका प्रीवियस पेपर लेंगे। देखो, मैं शुरू से शुरू नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मैं 9 मई को एग्ज़ाम था ऑलरेडी, जो अप्लाई किए हो वो तो प्रिपेयर हो गए होंगे। इसलिए मैं बस आपको बेसिक से नहीं बोलूँगा कुछ क्वेश्चन, ऐसे ही आप जैसे ही प्रैक्टिस किए हो तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आऊँगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर लूँगा, आज से जो इसी सेशन में तैयार कर रहा हूँ, 2-3 साल इसका जो हिस्ट्री है, या 2013 से लेकर 2017 तक जितने भी ईपीएफओ के एग्ज़ाम हुआ है उसके सभी हमें डिस्कशन कर लेंगे। देखो, इसमें क्या होता है कि ईपीएफओ जो एग्ज़ाम्स है, इसमें सिलेक्शन 2 ही स्टेजेस में होता है। पहले होता है यही रिक्रूटमेंट, जो रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के बाद आप सिलेक्शन आपका हो गया, उसके बाद आपका और एक इंटरव्यू होता है। दोनों में क्या है ना, दोनों में ओटेज भी, यहाँ पर भी जो रिटन एग्जाम दो वो सिर्फ एंड सिर्फ, जैसे कि आप जानते हो, ये यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है। इसीलिए ये जो यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, इसलिए इसका जो पेपर होगा एमसीक्यू बेस्ड होगा एंड ओएमआर सीट में भी होगा, ऐसे नहीं कि ऑनलाइन में होगा। ओके, सपोज एक क्वेश्चन है, ऐसे ही 4 है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो आपका आपको यही लगा कि सी मेरा सही आंसर, तो सी को अच्छे से फिर डार्कनिंग करना है। वो मत से समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे होगे, क्योंकि आप न्यू नहीं हो, कि न्यू कॉमन नहीं हो, इसलिए तो आप इस फॉर्म को डाले हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट हो। तो चलो फिर देखते हैं क्या ना। इसी में यही देखो जो भी है, यह रिटर्न देखो, यहाँ पर भी लिखा है। ये फिलहाल पिछले साल 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर 2 आवर्स था, उसमें फुल मार्क्स मैक्सिमम मार्क 100 था। देखो, 2 घंटा एग्ज़ाम होता है, 120 मिनट्स एंड 120 मिनट्स, या फिर 2 घंटा में क्वेश्चन जो आता है वही 120 ही आता है। लेकिन मार्क्स जो होता है, टोटल मार्क्स व मैक्सिमम मार्क 100 100 होता है। यहाँ पर क्लियर हो जाओगे, फिर आपको इंटरव्यू में जाना है, वहाँ पर भी कुछ जितना ही मार्क रखना है, वहाँ पर भी 100 होगा। उसमें से जितना भी मार्क रखोगे या वहाँ पर बनाओगे, तो ये दोनों मार्क मिल के आपका एक रैंक निकलेगा। यदि आप ऑल इंडिया लिस्ट में होगे तो सिलेक्शन आपको पक्का मिल ही जाएगा, नौकरी। तो चलो फिर प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, और कुछ थोड़े बाद में बोल देता हूँ। इसका जो एग्जाम पैटर्न है, पार्ट ए देखो रिटिन है, वो आता है एक पार्ट ए एंड पार्ट बी, एंड पार्ट ए एंड क्या है, हाँ, पार्ट ए एंड आपका पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है, देखो पार्ट ए में जो है ओनली एंड ओनली इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आएंगे। एंड जो पार्ट बी है, देखो टोटल मार्क्स है 100, लेकिन क्वेश्चन है 120। आपको भी 2 घंटा ही टाइम मिलेगा। तो यही हुआ कि फिलहाल पार्ट ए में ओनली
इंग्लिश एंड उसमें 20 क्वेश्चन, तो बच गया बाकी कितना 120 से 100 क्वेश्चंस बच गया। वो सभी के सभी क्वेश्चंस पार्ट बी में आता है। एंड पार्ट बी में क्या है, इंग्लिश, रीजनिंग, इंग्लिश तो हो गया पार्ट ए में, पार्ट बी में यही होगा, मतलब जो भी मतलब अलग सा मतलब सबसे हटकर कुछ टॉपिक्स है यहाँ पर ईपीएफओ के लिए मैं भी डिटेल्स और कल एक जो रिवाइज मतलब करूँगा और एक मतलब सेशन जो करूँगा इसमें। आज देखो आज पूरा के पूरे मतलब 120 क्वेश्चन से टाइम नहीं होगा उसमें, यदि करेंगे फिर बहुत लंबा हो जाएगा। आस्ते आस्ते मतलब आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे, मतलब 2 ही क्लास में आई थिंक कर लेंगे। आज 40 क्वेश्चन करा देता हूँ, नेक्स्ट फिर 80 क्वेश्चन, या फिर नेक्स्ट 40 फिर 40, मतलब 3 ही सेशन में एक प्रीवियस ईयर मतलब एक ही ईयर के ख़त्म कर देंगे क्वेश्चन। ऐसे ही 2-3 जो मतलब ईयर्स है मान के चलो 10 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। 4 मतलब क्लास में ये एक ही मतलब ईयर का ख़त्म, मतलब 3 ही क्लास में एक ही ईयर का ख़त्म, तो डिटेल एनालिसिस। तो इसे चलकर हम मतलब जितना भी इसका मतलब प्रीवियस पेपर है मान के चलो 4 ठो है पेपर, तो यही था लेटेस्ट, मतलब इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ है 2017 में यही था। लेकिन इसके बावजूद भी हम जो आगे मतलब जो भी हुआ है मतलब 2015 का मान लो या 14 का या फिर 2013 का, वो उसमें ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे। वो फिर मान के चलो 3-3 ऐसे ही मतलब 4 ठो पेपर होगा, मतलब 4 ठो टोटल प्रीवियस ईयर मेंटेन करें मतलब करा दूंगा सॉल्व, जो 3x4 मतलब 12 दिन आपको मैक्सिमम से लगेगा। उसके बाद रेंडमली हम मैथ उठा के एक दिन में 15-20 क्वेश्चन कर देंगे, रीजनिंग भी 15-20 कर देंगे। एंड उसका भी जो मेन टॉपिक है इसमें क्या देखो मेन टॉपिक आता है, मेन जो टॉपिक आता है जो पार्ट बी में होता है, जो पार्ट बी में होता है आपको, तो देखो पार्ट ए में तो इंग्लिश हो गया 20 क्वेश्चन, उसके बाद बच गया आपका कितना, आपका बच गया 100 में कैसे आएगा देखो, 100 में जो कंप्यूटर है एंड रीजनिंग है एंड मैथ है, ये तीनों ही मतलब आ जाएगा आपका मान के चलो 20 क्वेश्चन। ये तो 20-20-40 हो गया, जो बाकी बच गया 60 क्वेश्चंस, ये इसी का मेन टॉपिक में आएगा। इसी का मेन टॉपिक मतलब करंट अफेयर एंड जीके, जो ट्रेडिशनल हमारा मतलब जो हिस्ट्री भी है वहाँ पर तो मान के चलो कुल मिला के आ जाएगा मान के चलो 25 क्वेश्चन आ जाएगा, और एक्स्ट्रा जो भी होगा एनवायरनमेंट में जो भी होगा। लेकिन जो असली मतलब जो टॉपिक है जहाँ पर बच्चों का एक्चुअल सिलेक्शन वहाँ से मतलब मेजरमेंट होता है, जो टॉपिक ईपीएफएम में है और कहीं एग्जाम में नहीं, मतलब इसका स्पेशल जो टॉपिक है वो है क्या है ना, 3 ही चीज़ है। एक है आपका सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद हो गया है आपका जनरल प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग, ओके। सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ओके। तो इसी के बावजूद भी और भी एक है मतलब जो जितना लेबर कोड लॉ है, लेबर कोड एंड लॉ है, उसके बारे में भी आएगा। मतलब यहाँ पर 20 गया था इंग्लिश में, एंड पार्ट बी में मैथ, रीजनिंग एंड कंप्यूटर मिला के मान लो 20 है, तो वो भी 20-20-40 हो गया। उसके बावजूद भी 25 हो गया, जैसे कि एसएससी मतलब सभी जगह में आता है, यूपीएससी मानो एसएससी मानो आता है, लेकिन ईपीएफओ में वो भी आता है। उसके बावजूद भी जो आता है इसका वेटेज कहीं ना कहीं यहाँ से सिलेक्शन होता है। लेकिन देखो क्योंकि वो सब्जेक्ट जो 40 क्वेश्चन हो गया इंग्लिश या फिर मैथ, रीजनिंग, ये तो सभी कर लेंगे, लेकिन इसमें भी जो जीके करंट अफेयर जो होगा थोड़ा बहुत मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सभी कर लेंगे। लेकिन जो वेरी करेगा मतलब जहाँ मैटर करेगा, जहाँ पर सिलेक्शन अच्छे तरीके से डिसाइड होता है, वो है यही 3 ही टॉपिक, मतलब सोशल कोड, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड लेबर कोड एंड लॉ। तो यही 3 में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन ला के फिर कर दूंगा। इसके साथ क्या होगा ना, जो एग्ज़ाम मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी देखो अभी 2 दिन हो गया है, मतलब अभी लाटेस्ट 2 दिन हुआ है। सिविल सर्विस मतलब यूपीएससी भी डिक्लेयर कर दिया है कभी जो पोस्टपोन हो गया था सिविल सर्विस कब होगा, मतलब मान के चलो यूपीएससी पहले मतलब सिविल सर्विस को डिसाइड करता है, जहाँ पर वो डिसाइड कर दिया है तो मान के चलो इसका भी मतलब डिले और ज़्यादा डिले नहीं होगा, मतलब इसका भी कुछ नोटिफिकेशन निकाल के 2 दिन मान के चलो 1 वीक में उसको भी डिसाइड कर देगा। तो मान के चलो आज से लेकर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगस्त लास्ट वीक या फिर सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं जितना भी यहाँ पर प्रीवियस अभी पेपर करा रहा हूँ कर दूंगा सबके सब, जैसे मैं बोला 2 मतलब 4 ईयर का कर दूंगा। ये अभी आज तो करूँगा 2017 का, इसके पहले 2015 हो या फिर 14 हो या
13 हो, जितना भी हुआ है मतलब ईपीएफ हिस्ट्री, मतलब लगभग कहीं ना कहीं हमको अवेलेबल है क्वेश्चन, उतना ही करा दूंगा। वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चलो 12 दिन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 दिन में हो जाएगा। उसके बावजूद भी हमारा जितना टाइम रहेगा मतलब एक टॉपिक उठाएंगे, उसके अंदर जितना भी क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चन करेंगे जो 3 ही टॉपिक में बोला, मतलब जिसमें वेटेज ज़्यादा रहता है उसमें करेंगे, मतलब जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया एंड लेबर कोड लॉ। ओके, तो चलो फिर आज देखते हैं क्वेश्चंस। ओके, देखो क्वेश्चंस अभी मैं बोल देता हूँ। देखो यहाँ पर पार्ट ए पार्ट बी है। पार्ट ए में ये तो क्वेश्चन बुकलेट जो आता है, मतलब 4 जो सीरीज होता है ना, आपको जो बैठे हो आपके ठीक पीछे जो बैठा होगा मतलब टेबल में, उसका बी होगा। आपको ए यहाँ पर टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक सीरीज होता है वो मैक्सिमम ई तक होता है, नहीं तो इन जनरल 4 टेक्स्ट बुक सीरीज होता है, मतलब ए बी सी डी। तो यहाँ पर जब देखो आज जो मैं डिस्कशन करूँगा ओनली 40 क्वेश्चंस करूँगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत लंबा देखने क्या होगा, मतलब मुसीबत हो जाएगा। मतलब पहले क्लास में इतना लंबा ये तो करा देता, लेकिन भी करा दूंगा, लेकिन ये ठीक नहीं रहेगा मेरे मानना कहीं ना कहीं है। डाइजेस्ट अच्छे से करना चाहते हो तो मतलब कोई भी बड़े चीज़ को फिर आप क्या उसको डिफ्रैगमेंट करके, मतलब खंड विखंडित करके पढ़ना सीखो, सीखना सीखो। नहीं तो बहुत कुछ अब ले लिए माइंड में घुसा दिए, वो फिर भी कल या परसों भी पूछूंगा तो फिर रंग हो जाएगा। तो इसलिए चलो फिर देखते हैं आज क्या करेंगे। आज जो सिंपल सी टॉपिक, मतलब सिंपल टॉपिक जो इन जनरल टॉपिक बोलते हैं, उसके अंडर में कर दूंगा। इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस कर दूंगा। उसके साथ ही साथ मैं जो बोला और 20 क्वेश्चंस है पार्ट बी में, जो लास्ट में आता है, जो क्या है ना कंप्यूटर में क्वेश्चंस आएगा एंड रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, ये सभी करा दूंगा। तो चलो फिर पहला क्वेश्चंस देखते हैं इंग्लिश में। देखो अच्छे तरह से समझे ना। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर्स इन द सेंटेंस, द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफेंस हिज एंटायर लाइफ। देखो हम जानते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मतलब वर्ड आता है, वहाँ पर हम सिनोनिम में पूछता है। लेकिन ईपीएफ में या यूपीएससी में मान के चलो, यूपीएससी कहीं ना कहीं मेरे को तो लगता है ये आसान कर देता है। क्यों आसान कर देता है, एक वर्ड एक सेंटेंस में दे देता है, वो आपको ये वर्ड पता भी नहीं होगा, फिर भी सेंटेंस देख के भी आप मतलब दिमाग लगा सकते हो ये क्या, मतलब एक पॉजिटिव वर्ड है या फिर नेगेटिव वर्ड है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बोलता हूँ, मतलब मेरे जो डेली वोकैब नहीं देख रहे हो, फिर प्लेलिस्ट में जाके मेरे डेली वोकैब देखो, वहाँ पर मैं बार बार बोलता हूँ। देखो बार बार बोलता हूँ कि सिनोनिम आएगा, एंटोनिम आएगा, एंटोनिम आएगा, सिनोनिम आएगा। देखो पहले क्वेश्चन से आ गया, इतना टॉप एग्जाम में पहले ही आ गया सिनोनिम। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको भी मैं डिस्कशन किया हूँ। मतलब देखो वहाँ पर देखो आराम से जाके डेली आप 8 to 10 क्वेश्चंस लगभग एवरेज पाओगे, तो एक महीना में आपको मिल जाएगा 240 मतलब वर्ड्स। तो सोचो कितना आपको अमेजिंग होगा, मतलब बहुत या वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगा। एंड यही बोलता हूँ मैं कि यूपीओ में जो इंग्लिश आएगा ना, ओनली एंड ओनली वोकैबुलरी बेस्ड होगा, ज़्यादा मतलब नहीं हुआ एरर कुछ आएगा बस इतना ही। नहीं तो वोकैबुलरी आपको स्ट्रांग, मतलब वोकैबुलरी का जो भी ख्याल है यूपीएससी में इंग्लिश का, वो है सिर्फ एंड सिर्फ वोकैबुलरी का ख्याल है, तो समझ लेना। चलो देखते हैं, यहाँ पर बोला कि द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफेंस, एक इंडिविजुअल कैंडिडेट का जो भी फंडामेंटल कैरेक्टर है उसके लाइफ में, इंडिविजुअल डिफेंस इज एंटायर लाइफ। तो क्या है वो फंडामेंटल मतलब देखो प्रोडक्टिव, वो किस प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं, वो सक्सेसफुल तो बन, हाँ सक्सेसफुल हो सकता है, वो इफेक्टिव है क्या, हाँ इफेक्टिव है, एंड फंडामेंटल उसका भी कैरेक्टर है, वो भी हो सकता है, लेकिन इतना भी मतलब नहीं है। बस देखते हैं और अलग सा ऑप्शन देखते हैं। देखो एसेंशियल, फंडामेंटल मतलब क्या है, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में यही लिखा है फंडामेंटल चीज़ क्या है, खाद्य पानीय वास वस्त्र गृह। मतलब कोई मतलब पर्सन को फंडामेंटल रिक्वायरमेंट चाहिए, फंडामेंटल यूटिलिटीज चाहिए। फंडामेंटल यूटिलिटीज चाहिए मतलब फंडामेंटल यूटिलिटीज में क्या क्या आता है, फंडामेंटल यूटिलिटीज में पहले तो आता है मतलब हम कुछ खाएं, उसके बाद हम कुछ पहने अच्छे तरीके से, उसके बाद हम रहने के लिए कहीं ना कहीं जगह हमको मिल जाए, है कि नहीं। तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ वन फंडामेंटल। और जहाँ वहाँ पर भी जो फंडामेंटल का मतलब जो भी डेफिनेशन है यहाँ पर भी सेम, बिल्कुल सेम है, मतलब एसेंशियल जो जरूरी चीज़ें। इसलिए इसमें से जो भी ऑप्शन से ज़्यादा बेटर होगा, मतलब सही है, क्या है यहाँ पर एसेंशियल ही है। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, मेरे नीचे जाके 2 हो जाएगा, फिर 3 में नहीं आना है, यहाँ पर भी इस एक ही मतलब स्लाइड में इसको भी डिस्कशन कर देता हूँ। ओके, आप अच्छे से फिर बाद में भी देख लेना। ओके।
तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर भी लिखा है, तो यहाँ पर जो आंसर हो गया क्या हो गया, एसेंशियल। इसके बाद यही है कि देखो which one of the following is the synonym of the word written in capital letters, immaculate soul whose presence, she is an immaculate soul whose presence makes all the difference। सब कुछ को अलग अलग कर देता है उसका जो इतना इमाकुलेट जो उसका आत्मा है, मतलब इमाकुलेट मतलब क्या है, सबको मतलब क्या है, मतलब सबको अलग अलग कहीं ना कहीं कर देता है, मतलब इतना उसका क्लैरिटी है, इतना उसका मतलब आत्मा इतना ही पवित्र है, वो सबको अलग अलग तरीके से मतलब क्या परख लेता है, मतलब उसका विचारधारा इतना सही है। तो इसका मतलब इमाकुलेट क्या हो गया, एक पॉजिटिव वाला वर्ड हो गया, मतलब इतना पॉजिटिव हो गया कि एकदम क्लैरिटी से एक पॉजिटिव वर्ड हो गया। मतलब आप कुछ क्लैरिटी में कुछ बातें मतलब समझ रहे हो, कुछ मतलब डिफाइन कर रहे हो, उसको बोलते हैं इमाकुलेट। देखो यहाँ पर क्या होगा, एक्साइड भी हो सकता है, एक पॉजिटिव वर्ड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी हो सकता है, लेकिन अनपॉलिट नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव वर्ड है। जैसे कि मैं बोला ना, एक वर्ड आपका उसका मीनिंग नहीं है, मतलब उसका सिनोनिम याद पूछा है, याद नहीं है, एंटोनिम याद नहीं है, फिर भी वो किस टाइप का वर्ड है आप दिमाग में लगा लिए तो भी फिर भी क्वेश्चंस बन ही जाता है। ओके, आपको एक दिमाग में मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। इसलिए वर्ड में दो ही चीज़ है, मतलब या तो आप मतलब उसको बार बार पढ़कर लिख कर रिवाइज तो करना है, वो करो, फिर भी याद नहीं रहता है उसको एक सेंटेंस में तौर पर देख लो, सेंटेंस के तरह में वहाँ पर यूज़ कर लो तो हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सी इज एन इमाकुलेट सोल, उसका जो सोल है, उसका जो आत्मा है वो अलग अलग एकदम अलग अलग बहुत सारे को मतलब डिफरेंस एकदम अलग अलग सा चूज़ कर लेता है, मतलब उसको पता चलता है, मतलब बहुत कुछ को अलग अलग सा कर देता है, मतलब पूरा क्लैरिफाइड कर देता है, ऐसे नहीं कि वो कंफ्यूज में होता है। इसका मतलब स्पॉटलेस उसका जो है आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्पॉटलेस। स्पॉटलेस मतलब उसका भी एक भी मतलब कोई हमारे मतलब स्पॉट उसका मतलब मन में नहीं दिखा सकते, मतलब इतना क्लीन है। इसलिए एक्साइटेड तो मतलब गलत काम के लिए भी एक्साइटेड होते हैं, ऐसे नहीं कि ओनली पॉजिटिव काम में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी से हो सकता था, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो होता है एक ही फील्ड में, जो मतलब मान के चलो कोई बंदा खेल रहा है, मतलब फुटबॉल खेल रहा है, उसमें ही वो पारदर्शिता, मतलब वो बहुत एक्सलेंट है। इसका मतलब वो नहीं कि वो क्रिकेट में होगा क्या, वो होता है क्या, नहीं। लेकिन स्पॉटलेस क्या है, सभी चीज़ के लिए जो एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए स्पॉटलेस कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, इसलिए स्पॉटलेस हो गया। ओके, तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखो हाँ, क्वेश्चन 2 में क्या है, क्वेश्चन 2 में यहाँ पर है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर्स इन द सेंटेंस। कैपिटल लेटर्स जो वहाँ पर सेंटेंस में लिखा है उसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पर जो वर्ड है, आपको ना वर्ड सेंटेंस तो देखना है, उसके साथ ही साथ पहले आपको जो बोल्ड लेटर है या फिर जो बोला होगा कैपिटल वर्ड में लिखा है उसको पहले देख लो, क्योंकि आपको टाइम ही बचाना है ना, यानी कि एकदम पढ़ना है, फिर भी पढ़ना है, क्योंकि देखो बहुत सारे वर्ड है जिसका मीनिंग भी दो प्रकार होता है, वो तो बहुत मतलब डिफिकल्ट, मतलब वो तो बहुत गुस्सा दिलाना वर्ड है, क्योंकि देखो एक वर्ड में 2-3 मतलब उसका मीनिंग हो जाता है, सेंटेंस को लेकर चेंज हो जाएगा, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। इसलिए वो तो बहुत खतरनाक है, वो बहुत बी केयरफुल को देखना पड़ता है। इसलिए जहाँ मतलब कुछ नहीं दिया होगा, मतलब डायरेक्ट आप जो जानते हो वो टिक करोगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर रंग हो जाएगा। ये सब काम आता है जो पारा जुमले सेंटेंस एरर करते हो। तो देखो क्या होता है यहाँ पर, देखो यही दिया है, मतलब जो फॉलोइंग सिनोनिम है ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर्स इन द सेंटेंस, सी हैज द हैबिट ऑफ यूजिंग हैकनेड एंड रिडंडेंट एग्जांपल। मतलब देखो हैकनेड रिडंडेंट, देखो यहाँ पर सपोज मान के चलो आप हैकनेड मतलब आपको याद नहीं है, मतलब आपको पता नहीं है, फिर भी जैसे मैं बोला, क्या बोला ना, यही मैं बोला हूँ, आपको वो सब याद नहीं है, फिर भी आप क्या कर सकते हो, मतलब यहाँ पर देख सकते हो कि रिडंडेंट वर्ड है, रिडंडेंट में एक नेगेटिव है कि नहीं, नेगेटिव वाला वर्ड है, तो इसलिए मतलब यही भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो इसका मतलब वो जो एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मीनिंग भी क्या है मैं बता देता हूँ। इसका मीनिंग तो हैकनेड है, हैकनेड का मतलब है जो बोरिंग, बहुत बोरिंग, मतलब सी हैज ए हैबिट ऑफ यूजिंग बोरिंग एंड रिडंडेंट एग्जाम्पल फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम द देख लेते हैं, हाँ, फ्रॉम हर पास्ट इवन वाइल डीलिंग विद द फ्यूचर जनरेशन। वो बोल रहा है उसका इतना मतलब मनोभाव इतना मतलब हैकनेड है, मतलब बोरिंग है कि वो अभी भी मतलब अभी फिलहाल अभी लेटेस्ट जनरेशन में है, फिर भी जो ओल्ड जनरेशन को मनोभाव उसमें
वो रखता है, हाँ है कि नहीं। तो हो गया। फिर इसके बाद उसका मतलब एक तो वही हो गया बोरिंग, तो उसके अभी मतलब आप ढूंढोगे मतलब उसका सिनोनिम क्या होगा, और बोरिंग का क्या होगा। इंडिफरेंट मतलब क्या है, जो अलग अलग नहीं, एक जैसा मतलब जो एक क्रिकेट अच्छा खेलता है और एक अच्छा बोला आ गया वो भी क्रिकेट खेलता है, इस वहाँ पर केसेस हो गया इंडिफरेंट। इमेजिनेटिव क्या है, जो काल्पनिक है, जो जिसका वास्तवता नहीं है, जो ड्रीम मतलब सपनों दे मतलब ड्रीम रात में देखते हो, ऐसा आया मैं कल राजा बन गया, लेकिन सुबह जैसे मतलब नींद खुलता है मतलब राजा नहीं, मैं बिस्तर ऊपर सोया हूँ, चलो फिर काम करते हैं मतलब नित्य कर्म मतलब डेली वर्क काम कंप्लीट करते हैं, वो राजा बना सपना छोड़ो, फिर कहाँ फिर भाग जाए, फिर दिक्कत ओनली एंड ओनली मतलब टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन इंप्रेसिव तो मतलब इंप्रेसिव हो गया, लेकिन ये नेगेटिव वाला वर्ड है। इमेजिनेटिव सोचो पॉजिटिव, इंप्रेसिव भी पॉजिटिव, आप तो ये दोनों ही आपको ऐसे भी कट करना था। इंडिफरेटिव में जो अलग तरीके से ये भी कल कट करना था, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज होने की नहीं है, जो अलग सा वर्ड है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आंसर है क्लिज्ड। ओके, तो चलो जैसे कि मैं एक स्लाइड में लेकर चल रहा हूँ, इसलिए 1 के बाद 3 2 नहीं किया गया, बट 3 फिर 2 एंड 4 करेंगे। चलो 4 क्या है, 4 क्वेश्चन जो है एंटोनिम है, इसको एंटोनिम पूछा है, क्या है ना वर्ड में क्वेश्चन है, इसमें एंटोनिम मतलब ये इसका एंटोनिम बोलो क्वेश्चन, लेकिन वर्ड और क्वेश्चन क्या है, देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ एनिमिटी, एनिमिटी का एक ग्रेट डील है। एनिमिटी का मतलब क्या है, मतलब देखो एनिमिटी को आप नेगेटिव एक मान सकते हो, कैसे, इसका मतलब मान के चलो आपको पता नहीं है, लेकिन एनिमिटी का बोल सकते हो ना, एनिमी, एनिमी से आप तो देखो एनिमिटी मतलब EN से एनिमी मतलब रूट वर्ड है उसको शुरू होता है, यहाँ पर एनिमिटी भी शुरू होता है, तो इसी हिसाब से भी आप क्या कर सकते, देखो मान के चलो एनिमी सोचो मतलब सोच ले, इसका मतलब नेगेटिव वर्ड है, लेकिन इसका पॉजिटिव ढूंढना है, इसलिए देखो एनिमिटी जो है जो नास्तिवाचक पर्सन है, लेकिन जो खुशहाल नहीं है, लेकिन इसका मतलब खुशहाल होना चाहिए, खुशहाल होना ही चाहिए नहीं। हॉस्टिलिटी देखो यहाँ पर हॉस्टिलिटी तो तोड़ फोड़ करने वाला, जो मतलब हॉस्टाइल करते हैं, जाते हैं गैंग के लेकर तोड़ फोड़ करके, उनको हॉस्टाइल ग्रुप बोलते हैं, उनका काम को हॉस्टिलिटी तरीके बोलते हैं, तो वो नहीं होगा। डिस्प्यूट भी नहीं होगा, नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि ऑलरेडी तो वो नेगेटिव है, आपको फिर एंटोनिम में नेगेटिव कैसे, अरे भाई कैसे चलेगा, पॉजिटिव का एंटोनिम नेगेटिव होगा, नेगेटिव का एंटोनिम पॉजिटिव होगा, तो आप पॉजिटिव वर्ड ढूंढोगे, तो ये दो ही चीज़ बचेगा। दो ही चीज़ में देखो, जो खुशहाल नहीं है उसका मतलब वो है, उसका एंटोनिम होगा खुशहाल है। इसका मतलब ऐसे नहीं कि खुशहाल है वो जो कोऑपरेशन कर सकता है, फिर भी नहीं कर सकता है, लेकिन वो जो अच्छे एक संस्कारी मतलब ऐसे खुशहाल एक व्यक्ति होगा। इसलिए जो आंसर होगा क्या होगा, आंसर जो होगा आमिट हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, जो आंसर से होगा ठीक ठीक है, आमिट हो जाएगा। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन द लेटर्स इन द सेंटेंस शी वाज रिलक्टेंट टू सेल हर कल। हाँ, जैसे कि मैं बोला रिलक्टेंट का मतलब क्या है, वो भी हो गया मतलब नाती सूचक, मतलब जो मनुष्य रिलक्टेंट होते हैं, मतलब सभी काम के लिए वो रिलक्टेंट, मतलब जो कुछ बोलो ना मना कर देंगे, मना करते हैं, उसका भी फिर एंटोनिम मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसका भी जो एंटोनिम में मतलब जब सर्च करोगे मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वाला वर्ड होना चाहिए। यहाँ पर देखो पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, जो नेगेटिव है फिर भी नेगेटिव, तो ये नहीं होगा। ये तीन ही चीज, ये भी अंशियस मतलब जो दुश्चिंता मतलब कंफ्यूजिंग, ये भी नेगेटिव का नेगेटिव होगा क्या, नहीं होगा। तो बच गया क्या, हैप्पी एंड ईगर। देखो जो रिलक्टेंट है वो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से वो हैप्पी होगा, मतलब उस काम के लिए हैप्पी होगा, लेकिन सबके लिए हैप्पी नहीं, तो गया। रिलक्टेंट का एक्चुअल मीनिंग कुछ इच्छा प्रकाश नहीं करना, तो खुशी ये नहीं कि दुखी है, इच्छा प्रकाश जो नहीं कर रहा है मतलब वो सोच रहा है मैं बैठ के खा रहा हूँ, मेरे को मतलब खाना पीना सब मिल गया है, मतलब मैं आलस्य में लेजीनेस हो रहा हूँ, उसके हिसाब तो वो खुशी है ना। इसलिए जो राइट प्रॉपर आंसर होगा रिलेटेड है, मतलब नास्तिवाचक जो अस्तिवाचक मतलब जो जिसका इच्छा प्रकाश बहुत है, बहुत कुछ करना चाहता है, वो ईगर वाले हो जाएंगे, तो ईगर हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। तो चलो फिर 8 देखते हैं 8 क्वेश्चन आंसर। हाँ, एक मिनट 7 क्वेश्चन में किया कि नहीं, 4 5 7 ओह नीचे है, ठीक है नीचे होगा। चलो 8 क्वेश्चन को हम देखते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो 8 क्वेश्चन में दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्गुमेंट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, फिर यहाँ पर कट करके यहाँ पर लिखा है हैज एन एरर। यहाँ पर एरर कहाँ है, देखो सेंटेंस में एक दिया है आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्गुमेंट, बहुत मतलब युक्ति तर्क मतलब आर्गुमेंट करने के बाद, आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। देखो
देखो आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। जो आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्या होगा, देखो आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड, देखो आई है, ब्रॉट हिम तो एक मतलब ब्रॉड हो गया, मतलब पास्ट टेंस सही है, तब तक तो सही है। फिर आगे देखेंगे, आगे है हिम फॉरवर्ड, मैं उसको मतलब ले आया, मेरे पॉइंट के हिसाब से ले आया, हिम फॉरवर्ड। यहाँ पर देखो आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड नहीं होगा, ओके, आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड नहीं होगा, आई होगा, ब्रॉट हिम फॉरवर्ड नहीं होगा। आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्गूमेंट, बहुत आर्गूमेंट के बाद मैं ले आया उसको मेरे पॉइंट में, मतलब टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, टू माई पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन जो आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड, देखो ब्रॉट हिम फॉरवर्ड नहीं हुआ, वहाँ पर और एक अच्छा खासा जो लगेगा, मतलब जो क्या बोलते हैं सफिक्स लगेगा, जो यहाँ पर प्रीपोजिशन से लगेगा वो फॉरवर्ड नहीं लगेगा। ओके, आई ब्रॉट हिम इनटू माई पॉइंट ऑफ व्यू कर सकते हो, फॉरवर्ड के लिए ये गलत हो गया, इसलिए यही है आंसर। ओके, यहाँ पर एरर है। उसके बाद चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर नीचे है। ओके, वहाँ पर फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 यही है कि which one of the following is the antonym of the word written in capital letters in the sentence I cannot comply with queer regulations of your land। queer regulations of your क्या, queer regulations of your land, I cannot comply with, comply means देखो comply means डायरेक्ट मीनिंग है टू कंप्लेन कुछ करना, मतलब कुछ अभियोग होगा आपके पास, उसको बोलते हैं कंप्लाई। तो आई कैन नॉट कंप्लाई विद द क्वेयर रेगुलेशन ऑफ योर लैंड, आपके जो जमी विवाद है वहाँ पर मैं कुछ भी कंप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। मतलब क्या, मतलब जमी का आपको जो मतलब जो लैंड है उसमें किस टाइप के रेगुलेशन के अगेंस्ट मैं कंप्लेन नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं करना चाहता हूँ। जो है क्या है, क्वेयर मतलब देखो क्वेयर नहीं, क्वेयर का मतलब है जो कुछ कांस्टेंट नहीं है, जो रेगुलर मतलब जो नहीं है, मतलब समाज के हिसाब में जो मतलब हम बोलते हैं, हाँ मतलब वो नहीं है, जो रेगुलेशंस मतलब आपको अजीब सा कुछ रेगुलेशंस है, इसको क्वेयर बोलते हैं। तो क्वेयर का और भी एक मीनिंग है, मतलब जो पर्सनालिटी को लेकर हम बोल सकते हैं, जो LGBT की जो कम्युनिटी है उसको भी बोलते हैं। लेकिन जो नॉर्मल हम आम इंसान में जो ट्रांसजेंडर भी नहीं है, मतलब LGBT को छोड़कर जब भी हम मेल या फीमेल है उनको भी क्वेयर नहीं बोलते हैं, मतलब उसका ही मतलब बोला है, मतलब क्वेयर का जो एक नेगेटिव वाला मतलब अजीब सा जो काम कुछ है, अजीब सा कुछ रेगुलेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अजीब सा लोगों के लिए भी यूज़ सकते हैं। आप जो अजीब सा आपके पास रेगुलेशन उसके खिलाफ में कुछ नहीं कर सकता, मतलब कंप्लाई नहीं कर सकता। तो उसके हिसाब से ये यहाँ पर लेकिन पूछा है क्या सिनोनिम में एंटोनिम, क्वेयर का एंटोनिम, तो जो भी मतलब वर्ड्स होगा क्या होगा, हाँ वही पॉजिटिव वर्ड होगा ना, तो इसलिए स्ट्रेंज होगा या निम्बल होगा, एवरीडे होगा, कस्टमरी होगा। देखो स्ट्रेंज तो एक ही तो वो नेगेटिव वाला वर्ड है, फिर नेगेटिव वाला स्ट्रेंज मतलब अद्भुत आश्चर्य, क्वेयर का मतलब तो अद्भुत आश्चर्य, ये भी स्ट्रेंज आश्चर्य। निम्बल मतलब वही नेगेटिव वर्ड, लेकिन एवरीडे क्या है, कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, बेकार का ये ऑप्शन है। लेकिन जो बचा है वो भी हो जाएगा, मतलब जो रेगुलरिटी है समाज के हिसाब से, एक परंपरा के हिसाब से जो है उसको कस्टमरी बोलते हैं, जो कस्टमरी इफेक्ट, कस्टमरी रिचुअल्स बोलते हैं। तो चलो फिर 9th क्वेश्चन इसके स्लाइड में यहाँ पर राइट साइड में है, 9th क्वेश्चन को देखते हैं। देखो which one of the following parts of the sentence do not ask him how he is, because he starts talking about his health you shall never get off from him। देखो यहाँ पर जो हो जाएगा गेट ऑफ हो जाएगा, देखो क्यों ना, डोंट आस्क हिम से वो बोल रहा है, उसको कुछ ना बोलो, डोंट आस्क हिम हाउ ही इज। आप जब भी देखो किसी को आपको साथी मतलब उसको किसी को भेंट हो गया, मतलब मीट की, तो आपको पहले तो यही पूछता हो ना कैसे हो आप, तुम कैसे हो बोलो, तो यही है कि डोंट, वो बोल रहा है नहीं, और एक बंदा पास में होगा वो बोलेगा नहीं तुम्हारा दोस्त को आज कुछ मत बोलो, क्योंकि वो आपको बोलने लगेगा। इफ ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ, वो बहुत कुछ बोल देगा, मतलब इतना बोलेगा कि आप उसके पास से उठकर नहीं आ सकते हो। जो वहाँ पर फ्रेजल हो गेटअप नहीं होना है, गेटअप के जगह यू शैल नेवर क्विट फ्रॉम हिम हो सकता है, इसलिए गेटअप फ्रॉम हिम यहाँ पर आंसर हो जाएगा, मतलब एरर। ओके, यू शैल नेवर गेटअप नहीं होगा। ओके, तो यू शैल नेवर कम फ्रॉम हिम ऐसे भी कर सकते हो।
चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, जो है 7th क्वेश्चन रह गया था ना, हाँ राइट, 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन क्या बोला है, एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजीली डुप्ड, इग्नोरेंट आर, एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर, एज यू नो दैट, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं समझाता हूँ, रुको। देखो यहाँ पर यही बोला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजीली डुप्ड। डुप्ड मतलब क्या है, मतलब जो अज्ञ है, मतलब इग्नोरेंट का मतलब है जिसको कुछ भी नहीं पता है, जो जिसको मूर्ख बोलते हैं, मूर्ख अज्ञानी बोलते हैं, उनको बोलते हैं इग्नोरेंट। ओके, इसका मीनिंग भी लिख सकते हो, मतलब इसका मीनिंग है जो मूर्ख, मतलब नॉट नोइंग एनीथिंग, मतलब अननॉलेजियस पर्सन, इसे ही बोल सकते हैं। वो बोल रहा है एक जो अननॉलेजियस मतलब जिसको कुछ भी पता नहीं है, उसको इजीली डुप्ड, मतलब बहुत इजी से हम, मतलब बहुत मतलब इजी होता है उसको, मतलब डुप्ड मतलब उसको, मतलब क्या करना है, मतलब डुप्ड मतलब उसको ये कर देना, मतलब क्या कहते हैं, हाँ उसको मतलब ठगना, उसको ठगना। डुप का मतलब यही है कि ठगना, मतलब वो बोल रहा है जो इग्नोरेंट पर्सन है उसको ठगना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत जल्द ठग लेते हैं हम। जो चालाकी बंदा है उसको नहीं ठग पाएंगे, वो पता कर लेगा क्या हम कर रहे हैं, हमको पकड़ लेगा, हमसे नाता नहीं जोड़ेगा। लेकिन जो इग्नोरेंट है उसको हम इजीली ठग सकते हैं। मतलब यहाँ पर दो ही चीज़ आप सीख लिए, इग्नोरेंट का मतलब जो अननॉलेजेबल या जो अज्ञानी मनुष्य है, और डुप्ड मतलब जिसको हम क्या करते हैं, ठगते हैं, लूर्ड डुप्ड ये सब ठगते हैं। ओके, उसका मीनिंग मतलब यही बोल रहा है। इसमें इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं एरर है। कहाँ एरर है, देखो यहाँ पर दो ही चीज़ होगा, तो मतलब ए होता तो वो नहीं होता, वो नहीं होता तो ए फिर होता। तो इस टाइप का कुछ है, मैं बताने वाला हूँ। देखो वो बोला ए जो नो दैट इग्नोरेंट आर क्या हो सकता है, यदि आप इग्नोरेंट बोले हो इज करो, यदि आप आर लगाए हो तो इग्नोरेंट्स करो। इसलिए इग्नोरेंस को यहाँ पर, हाँ आप बोल सकते हो इग्नोरेंट, तो यहाँ पर तो दो ही पार्ट में अलग अलग है, दार दो इग्नोरेंट पे यार इजीली डिप्ड है। कहाँ करेंगे, देखो जब इग्नोरेंट बोलता है तो यहाँ के आगे द नहीं लिख के ए इग्नोरेंट बोलता तो इजी करते कि नहीं, तो वहाँ पर यहाँ पर मतलब आर नहीं होके इजी होता। लेकिन यहाँ पर द लिखा है तो आप 100% श्योर ये एक ही इग्नोरेंट नहीं है, ज़्यादा इग्नोरेंट पर्सनस के बाद इग्नोरेंट मेमोरीज के बाद मतलब बात यहाँ पर हो रहा है। इसलिए द लगा है तो ये सिंगल से हट गया, मतलब इग्नोरेंस होना ही है, तय है, इग्नोरेंस होना ही तय है, मतलब इग्नोर जहाँ है वो एरर हो गया, इसलिए ये एरर नहीं होगा, यही एरर हो गया, है कि नहीं। तो चलो फिर देखते हैं 10 क्वेश्चन क्या है, वही बोल रहा है ये व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज ए नर्सरी। हाँ ये देखो वर्ड रिप्लेसमेंट आ गया, मतलब उसको बोलते हैं मतलब क्या फ्रेज, मतलब ये वन वर्ड मतलब बोलते हैं, इसको वन वर्ड बोलते हैं या फ्रेज रिप्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब जो सामाजिक तौर पर भी बोल देते हैं, हम बोलते हैं ना जो मतलब रूढ़ी जिसको बोलते हैं उड़िया में, या फिर जो हिंदी व्याकरण में जिसको बोलते हैं लोकालोचन, मतलब लोकवाणी जिसको बोलते हैं, इसी हिसाब से कुछ है। मतलब बहुत कुछ बड़ा है, उसको छोटे से भी कुछ मतलब उसको नाम दिया है, वही बोला है। मतलब देखो आपका एरर हो गया, आपका सिनोनिम एंटोनिम हो गया, अभी जो होने वाला है इस टाइप का, मतलब यही मैं बोला था ना, पहले यही बोला था ईपीएफओ में आप ज़्यादा ग्रामर नहीं, आप ज़्यादा वोकाबुलर के ऊपर, जस्ट वोकाबुलर टोटल खत्म करके मतलब अच्छे तरह से रिवाइज करके चले जाओ, एग्जाम 20 से 20 रह जाएगा। ओके, तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। हाँ वही लिखा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फॉलोइंग मतलब यहाँ निम्नलिखित वर्ड में कौन सा वर्ड जो ये जो मतलब इन्वर्टेड कमा के अंदर में है उसको दर्शाता है। ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रेन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर वर्क, जिसको बोलते हैं ना मतलब अभी के हालात, अभी के समय में बहुत कुछ ऐसा होता है, मतलब बहुत जब भी मतलब आप बहुत हस्बैंड एंड वाइफ मतलब जब के हैं तो उसके बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। इसलिए जहाँ मतलब ख्याल रखते हैं कि नर्सरी के हिसाब से वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहाँ पर मतलब बाई भी होते हैं जो ख्याल रखते हैं, हम जो केयर टेकर होते हैं, तो उनको लिए जो जहाँ छोड़ कर आते हैं, जहाँ प्लेस में छोड़ कर आते हैं, एक वो बड़ा सा कुछ प्लेस है जो केयर करते हैं, उनको बात नहीं कर रहा है। जैसे ही हम पढ़ते हैं उसको स्कूल को कहते हैं, ना ही टीचर कहते हैं, उसका अंदर ही टीचर है। इस हिसाब से वो यहाँ पर बोला है जहाँ मतलब रह रहे हैं, मतलब
यही है कि जो केयर टेकर, उसके बाद उनको बात नहीं बोला है, उनका बात यही बोला है जहाँ रह रहे हो। तो जहाँ रह रहे हो एक बच्चों को रखते हैं क्योंकि उनके मतलब माता पिता वर्क में बिजी होते हैं, तो उसको इस केस में अच्छे से याद रखना है, इसको नोट करके। उसको बोलते हैं क्रेच, उसको बोलते हैं क्रेच। तो डर्मिटोरी तो सुने होंगे, मतलब ट्रेन लाइन में भी, मतलब ट्रेन में डर्मिटोरी होता है, मतलब कुछ रुपए निकाल के मतलब खर्चा करके वहाँ एक रात के लिए रह सकते हैं। मतलब हम बहुत लंग टूर करके आए हैं या करने जाएंगे तो ट्रेन डिले है तो वहाँ पर रहते हैं। रिफेक्टोरी तो ये अलग सा वर्ड है, रिफेक्टोरी छोड़ो, स्कॉलर भी हुई है नेगेटिव सा कुछ, तो यही है। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ओके चलो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11th देखो। 11th यही है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज दैट व्हिच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स। देखो, जिसको हम जबरदस्त या जबरन करके जो फोर्स के हिसाब से हम जिसको नहीं ले सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, डायरेक्ट याद रखो, इसको बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नाबुल, इसे याद रखो, इम्प्रेग्नाबुल, इसको बोलते हैं इम्प्रेग्नाबुल। ओके, जिसको हम बाई फोर्स नहीं ले सकते, इसलिए देखो जो पॉसिबल नहीं है इसको इम्पॉसिबल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है पॉसिबल नहीं, पॉसिबल वर्ड नहीं है, यहाँ पर फोर्स है। जहाँ पर देखो जो फोर्स है नहीं हो सकता है उसको बोलो, डायरेक्ट बोलो इम्प्रेग्नाबुल, ऐसे 5 बार लिख के प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। फोर्स, नॉट फोर्स इक्वल टू इम्प्रेग्नाबल, नॉट फोर्स इक्वल टू इम्प्रेग्नाबल, लेकिन नॉट पॉसिबल इक्वल टू इम्पॉसिबल, तो इसलिए इम्पॉसिबल होगा क्या, यहाँ नहीं होगा। इम्प्रोबेबल, नॉट प्रोबेबल, जो संभाव्य नहीं है उनको इम्प्रोबेबल बोलते हैं। एंड हाँ, और एक बात यहाँ पर सीखना है, जानना है, देखो मैं ऐसे ही आपका डिस्कशन करूंगा, मतलब ये नहीं कि जो आंसर है बस उसको टिक करके चला जाऊंगा, नहीं, चाहे जितना लंबा वीडियो बनने दो, लेकिन सब कुछ आपको मतलब माइंड में हो जाना चाहिए। मतलब ऐसे ही सेकंड टाइम में नहीं देख सकते हो, मतलब नहीं देखोगे, इसी टाइप के मैं आपका माइंड में भर दूंगा कि आप अच्छे से रीबिल्ड कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप पूछ सकते हो, ये तो ए एंड बी थोड़ा इजी था तो आप बोल दिए, लास्ट में मतलब इसका भी रियल जो आंसर है बोल दिए हो, लेकिन और एक थोड़ा कठिन वर्ड है उसको भी बारे में बोलो। हाँ, मैं वही तो बोला, इम्पेकेबल मतलब है जो इतना ही परफेक्ट है कि वो कुछ भी गलत ना करे, मतलब नॉट मिस्टेक इक्वल टू इम्पेकेबल, नॉट बाई फोर्स इक्वल टू इम्पेग्नेबल, नॉट बाई फोर्स इक्वल टू इम्पेग्नेबल, नॉट बाई मिस्टेक इक्वल टू इम्पेकेबल, नॉट प्रोबेबल इक्वल टू इम्प्रोबेबल, नॉट पॉसिबल इक्वल टू इम्पॉसिबल। तो आपको यहाँ पर दोनों ही चीज़ याद रखना है, लेकिन मेन बात तो ये है कि यहाँ पर जो आंसर है वो पहले मतलब याद रखना चाहिए, उसके साथ साथ इम्पेकेबल भी याद रखो। इम्पेकेबल मतलब है नॉट बाई फोर्स नहीं, नॉट बाई फोर्स तो इम्प्रेग्नेबल है, उसके साथ साथ नॉट बाई मिस्टेक, एनी मिस्टेक जो नहीं किए हैं। तो चलो फिर 14 का मतलब देखते हैं। 14 में क्या है, 14 में ये है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस, ही इज फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड सिम्स। देखो हाँ, ये बहुत बढ़िया वर्ड है, यहाँ पर अच्छे तरह से समझना चाहिए, नहीं तो आप नहीं लगा सकते हो। आप जो सभी लगाएंगे मैं जानता हूँ, फिट आउट लगा के आओगे, लेकिन फिट आउट यहाँ पर आंसर्स नहीं होगा, गलत हो जाएगा। देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर यही लिखा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब, निम्नलिखित में फ्रेजल वर्ब में कौन सा यही दर्शाएगा कि ही इज फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड सिम्स और सुटेड टू बी एन आर्टिस्ट, जो एक बहुत, जिसका पास बहुत कला है, मतलब जो अच्छे सिंगिंग कर रहा है एंड अच्छे डांसिंग भी कर रहा है, या वो नहीं, दोनों चीज़ नहीं किया है, फिर भी अच्छे मतलब आर्ट वगैरह मतलब पेंट काम कर रहा है, जो भी मतलब किसी फील्ड में वो ज़बरदस्त है, उसको एक सूट कर रहा है, वो बोल रहा है, वो बहुत मतलब उसके अंदर में लव है, मतलब आर्ट को लेकर उसके मतलब बहुत प्रेम है। एंड सिम्स, इसलिए वो क्या लगता है मतलब बेस्ट गुड सूट है, आर्टिस्ट होने के लिए भी वो बहुत रेडी है, क्योंकि उसके अंदर में सभी कुछ कलाएँ हैं, क्वालिटी है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी देखो आर्टिस्ट जब आएगा इसी टाइप का, फिट टू आर्टिस्ट या फाउंड आर्ट टू आर्टिस्ट, सुटेड टू आर्टिस्ट, ऐसे जैसे आएगा आप आंख बंद करके कटआउट लिख मतलब टिक करना है। कटआउट का मतलब क्या है, एक फ्रेम, एक स्ट्रक्चर, मतलब आपके अंदर में हुनर है, आपके अंदर में वही क्वालिटीज है, इसलिए आप आर्टिस्ट बन पाओगे, इसलिए उसको एक कटआउट स्ट्रक्चर बोलते हैं। कटआउट मतलब आप एक कटआउट टू बी ए स्पेशलिस्ट, इसलिए कटआउट मतलब आपको अजीब लग रहा होगा पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन इसका असली में कटआउट ही आंसर है। देखो फिट आउट यहाँ पर नहीं होता, फिट आउट कहाँ पर होता है, जब आप शूज पहनते हो, मतलब
कुछ मतलब शरीर के लिए जो उसको फिट करते हो उसको, मतलब एक पायजामा लाए हो वो नहीं हो रहा है, आप एक बेनियन पहन रहे हो नहीं हो रहा है, उसको फिट आउट, वहाँ पर फिट आउट नॉट फिटेड ऐसे बोल सकते हो। एंड ब्रिंग आउट देखो क्या है, ब्रिंग आउट जैसे ब्रॉटअप, ब्रॉटअप तो वो तो लालन पालन, सॉरी, ब्रिंग आउट का मतलब क्या है, जो ब्रॉट आउट, ब्रिंग आउट या ब्रॉट आउट, ब्रॉट आउट मतलब क्या है, उसको लेकर आना। हाँ, तो यहाँ पर तो नहीं है। सूट आउट मतलब क्या है, देखो सूट आउट मतलब क्या है, जो सूट करता है। मेरे को एक लिरिक्स, मेरे को अजय देवगन जी के फिल्म पसंद नहीं है, मेरे को मिथुन दा के फिल्म पसंद है, वहाँ पर शूट करते हैं। मेरे को एटमॉस्फेरिक जो बहुत नॉर्मल कंडीशन वो पसंद है नहीं, मेरे को हॉट जैसा एटमॉस्फेयर पसंद नहीं है, उसको बोलते हैं शूट आउट। इसलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर शूट आउट फिट आउट करके आए थे जब भी एग्जाम हुआ था 2017 में, लेकिन जो असली आंसर है कट आउट है। ओके, तो चलो फिर देखते हैं जो बाकी बच गया क्वेश्चंस। चलो यहाँ पर 12 क्वेश्चन देखो। 12th क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस, टेक ए सीट। देखो क्वेश्चन टैग भी एक सब्जेक्ट है, एक चैप्टर है इंग्लिश में, मैं जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे तरह से बहुत बोल दूंगा, लेकिन अभी भी एक ट्रिक बोलता हूँ, उसके हिसाब से सब कुछ शायद क्वेश्चंस कर पाओगे। हाँ ओके, तो देखो क्या है कि जब भी एक क्वेश्चन से दे देगा उसका मतलब पूछेगा कि क्वेश्चन टैग करो, तभी तुम समझ लेना जो भी मतलब क्वेश्चन मतलब है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो टेक ए सीट, यहाँ पर डू नॉट टेक ए सीट लिखा है क्या, नहीं लिखा है। उसका मतलब जो भी सेंटेंस दिया है एक पॉजिटिव अफर्मेटिव, पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब और एक अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। क्यों, देखो क्वेश्चन में यही है कि क्वेश्चन मतलब एक ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा, या फिर एक ही क्वेश्चन मतलब सेंटेंस क्वेश्चन तो एक जो सेंटेंस जब पॉजिटिव होगा उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा। इन अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब जब भी ये स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं होकर नेगेटिव होगा तो फिर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, मतलब एक मतलब सामंजस्य उसका है। ओके, तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पर क्या है। हाँ, यहाँ पर यही है कि वो ही बोल रहा है, मतलब मैं बोल दिया, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट, आपको नेगेटिव स्टेटमेंट ढूंढना है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव है ये, फिर पॉजिटिव दिया, ये ऑप्शन होगा क्या, नहीं होगा, ये पॉजिटिव है नहीं होगा क्या, नहीं होगा, तो बच गया क्या, ये दोनों ही चीज़ बच गया। तो टेक ए सीट, आपको एक सीट ऑफर कर रहे हैं, मतलब टेक ए सीट, ये नहीं कि आप कैन मतलब कुछ कर पाएंगे, टेक सीट को ले पाएंगे। कोई बता देगा कि मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, चढ़ के फिर नारियल बिछाओ, नारियल पेड़ के ऊपर मतलब उसको ये करो, तो उसके वहाँ पर हो सकता है कि पेड़ के ऊपर आप जब चले गए वो कैन आ सकता है, मतलब कुछ काम आप एबुल हो, कैन मतलब एबुल हो कि नहीं, लेकिन यहाँ पर एबुल नहीं, आपको एबुल किया जाता है, क्या जा रहा है कि आप बैठो, वहाँ से आप बैठ जाओ, तो इसलिए आपको क्या है ओनोटिव, तुम्हें यू नहीं, मतलब आप एक सीट ले लो फिर बाद में बोलते हो क्या आप नहीं लोगे, फिर बस यही है क्वेश्चन तक। देखो फिर 15 क्वेश्चन में देखो, 15 जो क्वेश्चन है वहाँ पर लिखा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स, निम्नलिखित में जो भी फ्रेजल वर्ब मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। वी आर हैप्पी इन द बिगिनिंग, हम पहले से बहुत खुश थे, बट नाउ ऑल द ट्रबल्स हैव डेस, लेकिन अभी जो है ना ट्रबल्स बहुत आ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जो परेशान है वो जोड़ गया है। जोड़ गया मतलब कम आउट मीट, मतलब कम आउट, हाँ मीट हो जाए। रश दिन मतलब जोर दे के कहाँ पर घुस जाना, मतलब जैसे कि बाढ़ आया, बाढ़ में पानी इतना फोर्स हो गया, मतलब इतना तेज़ पानी आया कि हमारे घर को रश करके चला गया, वहाँ पर रश इन कह सकते हैं। कम आउट मतलब मैं बोला डायरेक्टली मीट, कम आउट फ्रेजल में मीनिंग है मीट। देखो कम अवर्ड मतलब क्या है, कम अवर्ड, सॉरी देखो कम आउट मीट नहीं है, कम अवर्ड मतलब टू नो समथिंग, किसी के बारे में जाने या फिर किसी को मीट किए, उस वहाँ पर कम अवर्ड लगता है। लेकिन कम आउट मतलब क्या है, कम आउट मतलब कुछ निकल के आया, कुछ रिजल्ट, कम आउट कुछ काम प्रोजेक्ट चल रहा था उसका रिजल्ट कुछ आया, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन तो इसलिए ये तीन ही ऑप्शंस होगा क्या, नहीं होगा, तो होगा कौन सा ऑप्शन होगा, प्रोडक्टिव होगा। मतलब मैं खुशहाल था लेकिन अभी जो बहुत सारे ट्रबल्स क्या हो गया, एपिड मतलब आविर्भाव हो गए, बहुत सारे आविर्भाव जो होते हैं अलग अलग तरीके से आविर्भाव होते हैं, क्या एकजुट होकर आविर्भाव होते हैं, इसलिए क्रॉप्ड अप ऐसे भी याद कर सकते हो, है कि ना। तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में
यही है यहाँ पर 13 क्वेश्चन है, यही है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इन द, देखो फिर क्वेश्चन टैग जब देता है ना, एक बार नहीं देता यूपीएससी में, जो ईपीएफओ में लगातार 2-3 दे देता है, इसलिए देखो वहाँ पर पॉजिटिव था सेंटेंस, इसके लिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव हुआ। यहाँ पर भी एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कैन नॉट, मतलब नॉट कहीं भी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, तो इसका भी जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्या, नहीं नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव है क्या, पॉजिटिव, दोनों ही चीज़ पॉजिटिव दे दिया, पहले से होगा क्या, नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर कैन है तो डायरेक्ट आंख बंद कर कैन नॉट लगाना है कि नहीं। तो चलो 16 क्वेश्चन में चलते हैं। 16 क्वेश्चन यही दिया है, नहीं समझा था ना ये, हाँ ठीक है, हाँ याद आया, 15 क्वेश्चन को मैं समझा था। तो ठीक है, देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। हाँ, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नो वन नोज हाउ इट ऑल, ये सब क्या है किसी को पता नहीं है। मीन्स हाउ इट ऑल हैपेंड, ये कैसे घट गया किसी को पता नहीं है। तो मतलब क्या है, मतलब हैपेंड, मतलब यह मतलब जो मतलब पर्टिकुलर पूछ रहा है, हैपेंड के लेकर जो भी फ्रेजल वर्ब बना है उसके ऊपर बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केम अबाउट। ओके, तो हैपेंड मतलब कैसे हुआ, मैं वही बोला था ना, मतलब कैसे हुआ है। हाँ, केम अक्रॉस का मीनिंग है मीट करना, वहाँ पर मैं बोला था कम अबाउट का मतलब मीट, नहीं सॉरी। तो केम अबाउट का मतलब यही है कि मतलब क्या घट गया, कुछ इन रिजल्ट क्या आया। ओके, तो वहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, केम अबाउट हो जाएगा आंसर। कम फॉरवर्ड मतलब आगे निकल के आना, केम इनटू मतलब कोई प्रसंग आपके पास आके प्रसंग खड़ा होना, इसलिए मतलब कुछ व्यूज़ एंड कुछ सवाल जवाब ऐसे आपके पास आ जाना, या आप उस कुछ सवाल ये इसमें घुस गए, मतलब कुछ सवाल के पीछे पड़ गए, ये ऐसा, ये क्या है, क्यों है, किस लिए हुआ, किसके साथ हुआ, किसके द्वारा हुआ। तो ऐसे ही मतलब मान के चलो जहाँ पर हैपेंड होगा, कुछ घट गया, मतलब कुछ इंसिडेंट हो गया मेरे को पता नहीं चला, या फिर इंसिडेंट हुआ है मेरे को पता है, जो भी इंसिडेंट हुआ है हैपेंड है, उसके डायरेक्ट आपको लगाना है केम अबाउट। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। हाँ, यहाँ पर देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस, may be used in the blank space in the sentence, I have to dash the work before I leave tomorrow morning। मैं कल सुबह कहीं ना कहीं चला जाऊंगा, उस चला जाने के पहले ही मैं काम को फिनिश कर दूंगा। मतलब फिनिश कर दूंगा मतलब क्या है, फिनिश कर दूंगा मतलब है मैं फिनिश सब कर दूंगा, तो डायरेक्ट ही है इसमें, मतलब बहुत ईजी था क्वेश्चन, वेरी इजी। तो चलो फिर 19 क्वेश्चन को देखते हैं। 19 क्वेश्चन जो है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड्स। देखो यहाँ पर और एक टाइप का आ गया, मतलब देखो हम ही जब भी एक्सप्लेन किया, एरर था, सिनोनिम था पहले, उसके बाद एरर था, उसके बाद भी एक फ्रेज को रिप्लेसमेंट, वो टोटल मतलब लोकवाणी जिसको बोलते हैं, क्या है उसको मतलब इतना बड़ा सेंटेंस है उसको शॉर्टकट में क्या बोल सकते, वो ही था। यहाँ पर फिर फिल इन द ब्लैंक्स था, क्वेश्चन टैग था, लेकिन उसे साथ ही साथ भी ऐसे भी आ गया, मतलब उसको भी सेंटेंस ठीक नहीं है। एक बार हम एरर किया, मतलब कौन सा पार्ट मतलब रंग है, यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या देखेंगे या सब्स्टिट्यूट में क्या देखेंगे ना, कौन सा रंग है उसको, तो वो तो जानते हैं, मतलब रंग तो वो है ही है, जो पार्ट रंग है वो हाईलाइट यहाँ पर है, मतलब या फिर कैपिटल वर्ड में दिया होगा सेंटेंस में, या फिर मतलब बोल्ड मतलब उसको डार्कनेस करके दिया होगा, लिखा होगा, उसके सब्स्टिट्यूट पार्ट कौन होगा, मतलब इसलिए सब्स्टिट्यूट पार्ट इसका है, ये रंग है, कहना कि रंग है, या फिर रंग नहीं है तो फिर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसे ज़्यादातर यही मतलब पूछे जाते हैं। इसीलिए वो बोला है मतलब सब्स्टिट्यूट करो, जो नीचे चार्ट है उसमें सब्स्टिट्यूट करो, किसको सब्स्टिट्यूट करो, इसी को, जो बोर्ड मतलब ज़्यादा ब्लैकनिंग है या फिर कैपिटल लेटर में, उसको क्या है ना, क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क का मतलब यही है कि जो झूठ तरीके से रोता है, मतलब जो कुछ प्लानिंग करके रोता है, इसमें ऐसा नहीं कि सच में उसको कुछ मतलब हो गया है वो रो रहा है, नहीं, मतलब झूठी तरीके से जो रोता है उसको बोलते हैं क्राई ओवर द स्पिल्ड। इसका मीनिंग भी फिर भी क्या हो जाएगा, नो यूज ऑफ वरिंग अबाउट, डायरेक्ट लगा सकते हो। स्पिलिंग ना देखो, वो पर स्पिल अलग बात है, स्पिल्ट अलग बात है। नो यूज ऑफ सेलिब्रेशन, वो तो नहीं होगा, सेलिब्रेशन भाई यहाँ पर सेलिब्रेशन क्या होगा फिर, तो नो यूज ऑफ आस्किंग फॉर, मतलब पूछ नहीं सकते हो, नहीं वह नहीं।
पूछ नहीं सकते हो, मतलब आपको आप हम पकड़ लिए आपको, आप झूठी तरीके से मतलब बहलाते हो, मतलब रोते हो। हाँ, इसलिए आपको कुछ नहीं चिंता करने की बात नहीं है, मतलब ये काम हो गया, चलो 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 ठीक है फिर ऐसे ही। तो चलो आज के लिए लास्ट जो इंग्लिश में है 20 क्वेश्चंस 20 उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर कंप्यूटर जाएंगे, कंप्यूटर के बाद क्वांटिटेटिव, उसके साथ रीजनिंग भी। देखो क्वेश्चंस क्या होगा, और 2 ही क्वेश्चन बचा था, राइट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस मे बी यूज्ड इन द बैंक स्पेस इन द सेंटेंस, बैंक स्पेस इन द सेंटेंस क्या होगा, ये यही है स्टेटमेंट, इसमें क्या होगा आंसर, यही ब्लैंक स्पेस में। ओके, ही लिव्ड ए हैंड डेस माउथ एग्जिस्टेंस सर्वाइविंग ऑन जस्ट ए फ्यू रुपीज। देखो जो बहुत गरीब इंसान होते हैं उन्हीं के पास यही लगता है, मतलब यही फ्रेज लगता है, हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ। मैं तो आंसर बोल ही दिया, मतलब हैंड एंड माउथ, मतलब बहुत कम पैसे हैं, मतलब कैसे भी ऐसा तैसा करके आप मैनेज करते हो, वहाँ पर लगता है, मतलब हैंड डैश माउथ, हैंड डैश माउथ एग्जिस्टेंस, वहाँ पर डायरेक्ट होगा हैंड टू माउथ। हैंड से लेकर माउथ तक, हाँ मतलब सर से लेकर पैर तक आपका जो कंडीशन है फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, इसलिए टू लगता है यहाँ पर। ओके, याद रहेगा, हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ इन फाइनेंशियल डिप्रेशन कंडीशन, फाइनेंशियल डिप्रेशन कंडीशन, हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ, ये एक फ्रेज है, टू होगा हैंड के माउथ का बीच में, बस इसे ही याद कर लेना है। ओके, तो 20th क्वेश्चन का हम चलते हैं। 20th क्वेश्चन क्या है, 20th क्वेश्चन यही है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड्स रिटन इन कैपिटल लेटर्स इन द सेंटेंस सर्विंग द सफरर्स इज ट्रू ह्यूमन सर्विस। यहाँ पर बहुत अच्छा खासा वर्ड दिया है, मतलब बहुत अच्छा खासा भी सेंटेंस है। देखो यहाँ पर यही पूछा है कि सर्विंग द सफरर्स इज ट्रू, मतलब जो सफरर्स हैं, मतलब अभी के तौर पर भी अब एग्जाम लेते हो, कौन सफरर हैं, जो कोविड-19 में गुजरे हैं वो ही सफरर हैं, मतलब वही बोला है कि सफरर को आप सर्व करें, मतलब सफरर को आप सेवा कर रहे हो, वही जो है इज ट्रू ह्यूमन सर्विस। वो किस टाइप का मतलब सर्विस है, नेशनल सोशल सर्विस नहीं है, एनएसएस वो नहीं है, एनएसएस साथ साथ ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का सर्विस है, ह्यूमन सर्विस। जो सफरर, जो ज़्यादा नीडी पर्सन, मतलब नीडी तो होगा इसके साथ साथ ज़्यादातर वहाँ पर जो होगा सफरर, मतलब आपका एक्सीडेंट हो गया है, या फिर आप कुछ भी आपका हो गया है, अपाहिज बन गए हो, या फिर घर में मतलब अभी हाल ही में कुछ मतलब सिचुएशन के लिए आपका मतलब कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन जो इसके लिए आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं, मतलब एकदम मतलब वो बहुत हार्डवर्क करके आपको कैसे भी फाइनेंशियल मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, उनका खाना पीना भी आपका हर रोज़ जितना भी खर्चा वो वहन कर रहे हैं, लेकिन वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं या फिर रिलेटिव नहीं भी हो सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं, वो जिस टाइप का मतलब सर्विस करते हैं उसको एक वर्ड में बोलते हैं ह्यूमन सर्विस। मतलब यही है कि जो ह्यूमन सर्विस है क्या है, मतलब ये एक बहुत ज़बरदस्त मतलब एक्सलेंट वर्क है। ओके, ये जो है अन एक्सलेंट वर्क है, लेकिन देखो रिस्की जो अरे तो वो बहुत अच्छे काम है, रिस्की जो थोड़ी ना होगा, ये तो नहीं होगा। अम्यूजिंग मतलब ये कन्फ्यूजिंग, मतलब अम्यूजिंग मतलब कन्फ्यूजिंग नहीं, अम्यूजिंग मतलब बहुत मतलब एक्साइटिंग है, लेकिन जो काम करते हैं वो एक्साइटेड है या फिर डिप्रेशन है, लेकिन जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया काम करते हैं, इसलिए एक्सलेंट हो जाएगा। ऑनवर्ड तो नहीं होगा, जैसे रिस्क की था, ये नेगेटिव वाला थॉट है, नहीं होगा। तो चलो अभी तो ग्रुप बी मतलब पार्ट बी में समझाऊंगा। तो जैसे कि मैं बोला था बहुत सारे पार्ट्स है, मतलब जनरल अकाउंट प्रिंसिपल हो, या फिर सोशल एक्टिविटीज कंडक्ट कोड हो, या फिर जीके, फिर बहुत कुछ है वो बाद में मैं करा दूंगा। लेकिन एकदम हम चलते हैं नंबर 101 से लेकर 120। ओके, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, मतलब 21 इसके बाद करने वाला अभी थे, 21 से लेकर 100 तक मैं बाद में करा दूंगा, कल लगा के करा दूंगा, मतलब 8 क्वेश्चन कल, या फिर 40 करेंगे तो फिर परसों 40। तो मान के चलो ऐसे ही, इसलिए बोला था 3 दिन में एक मतलब प्रीवियस ईयर खत्म करेंगे, ऐसे 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, 3 into 4 12 दिन में खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँ 8 क्वेश्चन हो जाए। चलो फिर देखते हैं, जल्द चलो 111 तक, है कि नहीं, हाँ 111 तक चलो। वहाँ पर जाके फिर कंप्यूटर क्वेश्चंस भी करना है, एंड उसके साथ साथ मैथ भी करना है, एंड मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी करना है, इसके साथ ही साथ भी फिर रीजनिंग भी करना है। तो वहाँ पर हम आ गए क्या, हाँ आ गए। तो चलो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंप्यूटर से शुरू करते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चंस देख लो जो फटाफट बहुत बढ़िया, बहुत इजी भी आया था। देखो कंप्यूटर क्या है, CD-ROM
सभी जानते हो सी डी रोम जो है एक हम मतलब अलग मतलब एक्स्ट्रा टाइप की एक मेमोरी है, मतलब वो बहुत सारे में सी डी रोम होता है नहीं है, आप खुद ही भी जानते हो सी डी रोम जो एक सी डी कैसेट होता है, मतलब वो सी डी कैसेट क्या आपको इनबिल्ड मिलता है क्या? नहीं, आपको परचेस करके फिर आपको लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर डिवाइस में हो, जहाँ कभी सपोर्ट करता है वहाँ पर पोर्ट में हम लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो जो मेमोरी है पहले वाला मतलब प्राइमरी मेमोरी नहीं, उसका क्या होगा सेकेंडरी मेमोरी है। यहाँ पर मैग्नेटिक सेमीकंडक्टर ये दोनों ही वर्ड है, वहाँ पर मतलब जो भी वो सी डी कैसेट है वो किस टाइप का है, मैग्नेटिक है एक सेमीकंडक्टर है ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो सी डी रोम क्या है ऑप्शन में आएगा सेकेंडरी मेमोरी टिक करना है। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 102 में जाते हैं। 102 वही जब कंप्यूटर में जब WAP का मीनिंग पूछेगा, ध्यान से सुनो, जब भी कंप्यूटर में ओनली एंड ओनली WAP का मतलब मीनिंग पूछेगा तो आप करोगे क्या करोगे ना, डायरेक्ट आप लगाओगे वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ओके, कुछ भी नहीं होगा। और अडेप्टेशन ये जो तीन ही वर्ड है उसके साथ से आपको पता चलेगा। एडिशन, ऑटोमेशन, अडेप्टेशन ये कुछ भी नहीं है कंप्यूटर में। ज़्यादा से ज़्यादा जब हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, उसी से मतलब वो यार रिलेट हो जाएगा, हाँ ये एक इंटरनेट रिलेटेड है। इसलिए WAP या WAP या फिर WAP स्टैंड्स पर इसका मीनिंग यही है कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ओके, तो चलो फिर ये इस साइड में है, कर लेंगे क्या, मिला के कर लेंगे या फिर कंप्यूटर ख़त्म करके यहाँ पर करेंगे। तो चलो हाँ कंप्यूटर ये यहाँ पर कंप्यूटर ख़त्म कर लेते हैं। ओके, उसके बाद जब रीजनिंग में था रीजनिंग में तो वहाँ पर सब कुछ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक थोरोली चलते हैं। ओके, तो चलो फिर देखते हैं 102 के बाद 103 देखो वही बोला है कि 103 में बोला है कि ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी है क्या अलाउ करता है। देखो ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी है, ओके हाँ वही है कि ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी है वही बोल रहा है कि जो ब्लूटूथ का टेक्नोलॉजी है वो क्या अलाउज करता है। देखो यहाँ पर जो है ब्लूटूथ का जो टेक्नोलॉजी है वो अलाउज करता है सेंडिंग ऑफ फाइल्स विद द रेंज ऑफ 10 किलोमीटर। बाबा अरे भाई 10 किलोमीटर तक ब्लूटूथ का कनेक्ट हो जाएगा तो सब कुछ ब्लूटूथ में हो जाता है आज तक, नहीं तो कोई नेट नहीं चलाएगा। मतलब ब्लूटूथ से बहुत कुछ फाइल कम से कम ट्रांसफर हम कर सकते हैं, इतना मतलब बहुत रेंज में तो नहीं। इसलिए ब्लूटूथ जो है कम से कम मतलब एक रूम में, मतलब एक रूम में बड़ा सा हॉल में कोई एक कर्नर में एक बैठा है और एक आप कर्नर में एक कर्नर में आप बैठे हो तो कम्युनिकेट कर सकते हो। मतलब ये तो पहले मतलब जो अजीब सा है ये तो नहीं होगा, कतई होगा क्या, नहीं होगा। तो सेंडिंग मेल क्या हो सकता है क्या, नहीं देखो सेंडिंग मेल भी नहीं हो सकता है क्या, नहीं सेंडिंग मेल भी जो है वो नहीं होगा। ओके हाँ सेंडिंग मेल भी नहीं होगा। देखो मेल सेंड के लिए भी इंटरनेट चाहिए, जहाँ पर इंटरनेट चाहिए जिस टाइप के लिए, तो वहाँ पर क्या मैं यही बोल रहा हूँ क्या यहाँ पर ब्लूटूथ होगा, नहीं होगा। तो ये भी नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ, तो बच गया मतलब डी क्या हुआ, डाउनलोडिंग ऑफ मूवीज फ्रॉम इंटरनेट चाहिए तो ब्लूटूथ नहीं हुआ, तो बच गया जो है वही आंसर है सी। देखो वही भी लिखा है, मुझे ऑलरेडी बोल चुका हूँ, वायरलेस कनेक्शन बिटवीन वेरियस डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स ओवर सर्ट डिस्टेंस। वही बोला हूँ, मतलब एक रूम मतलब मान के चलो एक क्वार्टर में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जो भी है। चलो फिर 104 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ओके देखो 104 क्वेश्चन देखते हैं। 104 क्वेश्चन यही है कि व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक मतलब मूल रूप से जो गोटे एक मतलब फंक्शन या कार्य कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। देखो कंप्यूटर जो है वो एक्सेप्टेंट प्रोसेस, डाटा तो एक्सेप्ट करता है, उसको पढ़ता है फिर प्रोसेस करता है, ये तो है। स्टोर डाटा, हाँ डाटा को स्टोर कर देता है। इनपुट में हाँ इनपुट लेता है ना, हम जब कीबोर्ड या माउस में कुछ टेक्स्ट लिखते हैं वो इनपुट भी लेता है, लेकिन जो टेक्स्ट है वो उसको स्कैन नहीं करता है। हाँ ऐसे हो सकता है कैलकुलेटर में वो स्कैन करता है, मतलब क्योंकि आपको जो हिसाब वगैरह आता है, ऐसे नहीं कि वर्ड पैड में कुछ भी कर दो उसको स्कैन करके आपके लिए रख देगा, नहीं उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। इसलिए जो यहाँ पर आंसर होगा, जो कंप्यूटर यूजुअली बेसिक फंक्शन नहीं है कंप्यूटर, वो है स्कैन टेक्स्ट। ओके तो चलो फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन बच गया, मतलब इसका मतलब किसका, कंप्यूटर का। हाँ और एक है CD रोम, CD रोम नहीं ये हिंदी में है, हाँ ऐसे पढ़ लेना, बहुत कुछ है। देखो चलो ये फिर ख़त्म हो गया, तो इसीलिए जो 4 या 5 क्वेश्चन था किस में था, कंप्यूटर में था। अभी चलते हैं सबसे मतलब बेहतरीन अंदाज में क्या है, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। ओके मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग देखो यहाँ पर था, हाँ यहाँ पर भी क्वेश्चन है। हाँ
यहाँ पर यही है लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी था, यहाँ पर जो भी लास्ट क्वेश्चन थे क्या है, हुई जो अमंग द फॉलोइंग इज हार्डवेयर, कौन सा एक हार्डवेयर है, आप खुद ही सोचो। पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पीपीटी बना रहे हैं, जब भी मैं भी जो क्लास पढ़ाता हूँ, जो यहाँ इसमें भी पढ़ाता हूँ पीपीटी में, वो सॉफ्टवेयर एक है, हार्डवेयर नहीं है। कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करता है, मतलब उसके अंदर में है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट, ये दोनों ही चीज़ सीपीयू के अंदर में मदरबोर्ड सर्किट में होता है, तो सीपीयू के अंदर में मदरबोर्ड सर्किट में होता है, इसलिए ये भी एक सॉफ्टवेयर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो होता है, मतलब मैं बोल दिया पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको जो ऑपरेटिंग करने के लिए जो मतलब कोड वगैरह है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो तो कहीं ना कहीं कोड है, इसलिए भी जो भी है वो मतलब हो गया है, मतलब क्या है अब सोच सकते हो, मतलब समझ सकते हो, ये वो तो हो गया एक ऑपरेटिंग वाला, मतलब जो काम करता है, मतलब वो हो गया सॉफ्टवेयर। लेकिन जो बचा, मतलब जो जहाँ पर प्रिंट करते हैं, जो प्रिंट करता है, प्रिंट ड्राइवर भी लगाते हो, प्रिंट ड्राइवर मतलब जो प्रिंट करने के लिए, मतलब जो एक्सटर्नल होता है प्रिंट करने के लिए, जेरॉक्स वगैरह दुकान में, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा प्रिंट ड्राइवर होगा, मतलब वो एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए वो बोला था हार्डवेयर क्या है। चलो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, फिलहाल पहले टाइम के लिए यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब में। तो जो भी है मैथ है, जो मेरा बहुत एक फेवरेट सब्जेक्ट है, तो चलो फिर इसको भी एनालिसिस करके देख लेते हैं। ओके, देखो क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चन था 2 व्हीकल्स व्हिच आर 100 किलोमीटर अपार्ट, बोला ओके, जो 2 व्हीकल्स है व्हिच आर 100 किलोमीटर अपार्ट, मतलब 100 किलोमीटर डिस्टेंस में है, आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर इन ए स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पर एक व्हीकल है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ओके बी है कि नहीं, वो बोल रहा है दो ही मतलब अलग अलग सा, मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस है क्या है, 100 मीटर है, 100 मीटर है कि नहीं, 100 मीटर है, 100 किलोमीटर है, सॉरी 100 मीटर नहीं 100 किलोमीटर है। हाँ देखो मैं यहाँ पर करता हूँ, इजी होगा। देखो मैं यही बोला कि यहाँ पर ए है, मान के चलो यहाँ पर बी है, उसके मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर है कि नहीं है। उसके बाद वो बोल रहा है 100 किलोमीटर अपने दोनों ही चीज़ें, दो मतलब व्हीकल्स हैं, वो क्या है ना आपस में, आप मतलब वो इसके पास आ रहा है, वो उसका पास, मतलब सेम डायरेक्शन नहीं जाता, सेम डायरेक्शन मतलब ए वहाँ भी जाएगा, बी वहाँ भी जाएगा, या फिर बी लेफ्ट में जाएगा, ए भी वहाँ पर जाएगा, इसको बोलते हैं मतलब सेम डायरेक्शन, मतलब टुवर्ड्स ईच अदर नहीं है, मतलब इन टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा क्या होगा ना, यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर जो होगा क्या होगा ना, वही बोल रहा है, मतलब वो बोल रहा है, यहाँ पर 8 लिखा है ना, हाँ 8 लिखा है यहाँ पर, तो देखो जहाँ जहाँ वो वही बोला है, थोड़े रुको, यहाँ पर उनका डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर, ये जो है डिस्टेंस है, ओके। तो इसके बाद वही बोल रहा है, मतलब टुवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं, मतलब वही भी यहाँ तरफ जा रहा है, वहाँ पर जा रहा है, मतलब ये बी ए की तरफ आ रहा है, ए बी की तरफ आ रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, मतलब ए का जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है, बी का जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर है। हाँ इसका भी एक मतलब क्या है, सभी मतलब मैथ है, एप्टीट्यूड है, तो कुछ ना कुछ फार्मूला है, ऐसे नहीं कि फार्मूला छोड़कर हम जा सकते हैं कि नहीं, सही बात। तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, डिस्टेंस जो है मैं बोल देता हूँ, जो फार्मूला है डिस्टेंस जो है स्पीड इनटू टाइमिंग, ओके क्या है ना, स्पीड इनटू टाइमिंग, ओके। तो डिस्टेंस जो है क्या है ना, डिस्टेंस जो है वही था, मतलब डिस्टेंस जो था क्या था, स्पीड इनटू टाइमिंग, ओके। तो डिस्टेंस जो था क्या था ना, स्पीड इनटू टाइमिंग, ओके। तो इसलिए मतलब यहाँ पर देखो डिस्टेंस है, यहाँ पर तो स्पीड है, लेकिन हमको टाइमिंग मतलब डिस्टेंस जो है सबसे मतलब वो मतलब जो है यूनिट है, जो लार्ज यूनिट है, इसके लिए इसीलिए छोटा छोटा जो यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मान के चलो यहाँ से आपको स्पीड पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, फिर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम हो जाएगा, या फिर टाइम पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही बोला है यहाँ पर, देखो मतलब हमको यही करना है जो बोला है, मतलब एक का दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर, ए का स्पीड है आपका कितना है, यहाँ पर दिया है 45 किलोमीटर पर आवर, एंड बी का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, वही सब दे दिया है। उसको देने के बाद वो बोल रहा है ठीक कौन सा कितना मिनट दोनों लेंगे आपस में मीट करने के लिए। हाँ तो इसको जो रिलेटिव
मतलब एवरेज कौन सा टाइम में मिलेंगे। तो इसका एक मतलब होता है, देखो जो एक फॉर्मूला होता है, पहले तो टाइम पूछा है तो क्या करना है आपको, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई क्या करना है, स्पीड। तो स्पीड क्या करोगे, देखो जब भी जो दो ही चीज़ होगा या टू व्हीकल्स होगा तो अलग अलग सा दो ही होगा, मतलब वो कैसे मतलब उसका मतलब स्पीड निकालते हैं, उसको एक ही मतलब स्पीड्स में कहते हैं कन्वर्ट करते हैं, जो खुद ही मतलब दोनों की तरफ मतलब अपोजिट दिशा में आ रहे हैं यदि आ रहे होंगे उन दोनों का मतलब स्पीड मतलब ऐड हो जाता है। नहीं तो क्या है मतलब डिफरेंट हो जाता है, एडिशन हो जाता है, उन दोनों का स्पीड एडिशन हो जाता है। सेम डायरेक्शन में हो गए, या ए यहाँ पर जा रहा है बी भी यहाँ पर, या बी यहाँ पर ए भी यहाँ पर, वहाँ पर क्या हो जाता है सेम डायरेक्शन में स्पीड अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, यदि अलग अलग ऑब्जेक्ट मतलब एक से ज़्यादा यदि वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनका जो रेस्पेक्टिवली जो भी मतलब स्पीड होगा वो क्या होता है मतलब आपस में डिफरेंस हो जाता है, घट जाता है। लेकिन वो मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं मतलब या दोनों ही ओपोजिट तरीके से जा रहे हैं, मीट कर लेंगे जल्द से जल्द, जो वो है जो अपोजिट तरीके से उन दोनों का स्पीड जो मतलब जो जब जाएंगे वन से ज़्यादा ऑब्जेक्ट तहाँ ऐड हो जाएगा स्पीड। लेकिन जो अपोजिट तरीके से नहीं जाएगा सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो घट जाएगा। इसलिए जो अपोजिट मतलब सेम अपोजिट तरीके से आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए जो टाइम होगा डिस्टेंस बाई ऐसे ऐसे मतलब जो जुड़ जाएगा, है कि नहीं, जुड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, तो टाइम होगा डिस्टेंस बाई आपका क्या हो जाएगा मतलब स्पीड जो मिल ही जाएगा। डिस्टेंस क्या था 100 किलोमीटर था, है कि नहीं, हाँ 100 किलोमीटर था। एंड उसके बाद ही मतलब वहाँ पर दोनों का स्पीड मिल जाएगा। तो 80 + 45 कितना हो गया, 100 ऊपर था, क्या हो गया 80 + 45 जो हो गया 125 हो गया, हो कि नहीं। 100/125 जो हो गया 4:5 हो गया। 4:5 क्या हुआ, आवर हुआ। देखो अब तो बोलोगे आंसर में नहीं, देखो अरे अच्छे से देखो आंसर जो हमारे यहाँ जो मतलब निकला 4/5 आवर। अच्छा मैं वही बोल रहा हूँ, अच्छे से देखो जो आंसर्स में है वो जो मिनट में है, मिनट में है कि नहीं, 60 मिनट 52 मिनट 40 मिनट, इसको मतलब जो भी है उसको मिनट में फिर कन्वर्ट करेंगे। एक देखो 1 घंटा को 1 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मतलब 1 घंटा जितना होता है उससे मतलब मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 घंटा कितना मिनट होता है, 1 घंटे एकदम 60 मिनट्स होता है। इसलिए कोई भी घंटे को मतलब मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मतलब 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ पर 60 वो किस में हो जाएगा, वो मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 60 में आप कन्वर्ट किया हो तो क्या हो जाएगा फिर 4/5 × 60, है कि नहीं, हाँ 4/5 × 60। थोड़ा रुको मैं करता हूँ, ओके देखते हैं। तो 4/5 × 60, 4/5 × 60 जो हो गया 5 से इसको मतलब काटेंगे तो 12 हो गया, डिवाइड करने के बाद 12 हो गया जाएगा। तो ऊपर ऊपर हो गया 12 × 4 कितना हो गया 48। तो इसका जो आंसर हो जाए क्या होगा 48 मिनट्स हो जाए, है कि नहीं। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%। देखो जब भी ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा जब परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कुछ में होगा कुछ परसेंटेज में इंक्रीज हो जाएगा या कुछ परसेंटेज में डिक्रीज हो जाएगा। ऑलवेज मान के चलो इनिशियल जब लोग है ना मतलब दो इट इज द क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज यू हैव टू टेक 100 फॉर बेटर एंड स्पीडी एंड एक्यूरेट सोल्यूशन 100 लेना है आपको। एक्स फैक्स वगैरह उसको लेकर उसका 20% x × 20% उसके साथ x + x × 20%, ऐसे नहीं करना है, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए क्या करना है ना डायरेक्ट x मतलब 100 ले लेना है, 100 आपको ले लेना है। 100 लेके उसको क्या बोला एक प्राइस का जो कीमत क्या हो गया ना 20% बढ़ गया। मतलब 100 था, 100 का 20% कितना होगा, 100 का जो मतलब 100 का 20% बढ़ना है, 100 का 20% जो है 20 है जो बढ़ गया, मतलब 100 से कितना हो गया 120 हो गया। उसके बाद भी बोल रहा है ऑल्सो इफ देयर इज ए टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट। इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ है 20 हुआ है, क्योंकि 100 से 100 20 हो गया है। ये नहीं कि इंक्रीमेंट होने के बाद जितना है उससे 5% टैक्स नहीं, जितना इंक्रीज हुआ है उसके ऊपर लगेगा आपका और 5% टैक्स देना है। मतलब 20 का जो 5% कितना होगा, 20 का 5% देखो ऐसे लग सकते हो 20 × 5% मतलब 5 × 100
है कि नहीं। तो 20 से यहाँ पर हो गया 5, तो 5 से हो गया फिर 5, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब तो पहले 120 था, फिर आगे चल के यही हो जाएगा कि 120 हो गया। तो अभी फ़िलहाल जितना भी मतलब आपका पहले था वो 100 था, तो इन मतलब फाइनल में क्या हो गया, फाइनल में वही हो गया 121 हो गया। 121 का वैल्यू अभी दिया है। इफ द आर्टिकल नाउ कॉस्ट, नहीं कि पहले से क्या कॉस्ट था वही बोल रहा है। इफ द आर्टिकल नाउ कॉस्ट 130, देखो एक 100 था उसको इंक्रीज 20% मतलब 120 हो गया, फिर 20% के ऊपर मतलब 20 के ऊपर फिर 5% टैक्स, मतलब और 1 रुपया ज़्यादा हुआ, मतलब उसका मतलब 121 हो गया। 121 का वैल्यू जो है 1331 है, इस मतलब वही बोल रहा है। तो फिर प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या था इंक्रीज होने के पहले, मतलब ओरिजिनल आर्टिकल प्राइस क्या था, प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर द इंक्रीज इन प्राइस। तो क्या था, कुछ भी बढ़त मतलब बढ़ने से पहले क्या था 100 था, मतलब 120 का वैल्यू जो है 13331 है, तो 100 का वैल्यू कैसे मतलब फिर करोगे। 121 का वैल्यू है 1331, एक का वैल्यू है क्या 1331/121। उसके बाद हम 100 का वैल्यू निकालेंगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आने वाला है 1100 आएगा, है कि नहीं। हाँ आप चेक कर लो 1100 आएगा, ओके। क्योंकि देखो जब भी आप 121 से 1331 को घटाओगे, मतलब इसको ये करोगे 121 से 121 जाएगा और एक जाएगा 11 एंड यहाँ पर 00, 1100 हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखो यहाँ पर यही है कि ये क्रिकेट बेट, ओके, ए क्रिकेट बेट इज पोस्टेड एट 20% डिस्काउंट। मान के चलो मैं बोला था ना जो डिस्काउंट हो या इंक्रीज हो, पहले जो कॉस्ट है आपको 100, आप आंख बंद करके 100 लिख दो, उसके बाद सोचो कितना % डिक्रीज हुआ है, मैं 100 से उतना ही ऐड करके फिर लिख दूंगा न्यू वाला, प्रेस कर दूंगा। ऐड हुआ है मतलब प्लस कर दूंगा, इंक्रीज हुआ है प्लस कर दूंगा, नहीं तो फिर डिक्रीज हुआ है तो माइनस कर दूंगा। यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट मतलब एक डिक्रीज, इसलिए आपका 100 था, ये फिर बेट इज परसेंट 20% मतलब 20% इसका डिस्काउंट हो गया, इसलिए 100 से क्या हो गया, मैं बोला हूँ जितना % होना क्यों, आप 100 आंख बंद करके परसेंटेज में लिख लो पहले, मतलब उसको भी इनिशियल प्राइस भी सोच लो पहले, यही मतलब हमको जब हम परचेज किए इतना ही हमको कीमत लगा मतलब लिया था हमसे, तो इसलिए यहाँ पर 20% डिस्काउंट है, मतलब 100 का 20% डिस्काउंट क्या मतलब क्या है 80 है, वहाँ पर प्लस हुआ था यहाँ पर माइनस हो गया, है कि नहीं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बेट इज नाउ, या फिर इफ द सेलिंग प्राइस, ये था कॉस्ट प्राइस कुछ घटकर जो हुआ है वो सेलिंग प्राइस, वो बोला है यदि सेलिंग प्राइस 1000 रुपये हो तो ओरिजिनल प्राइस मतलब ये क्या है, बस ऐसे ही मतलब कंपेयर करके निकालना है। मतलब 80 का वैल्यू 1000 है तो 100 का वैल्यू क्या है, 100 का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, 100 का वैल्यू जो है आपको निकाल लो 1250 हो जाएगा, 1250 हो जाएगा, ओके। कैसे 80 का वैल्यू क्या है 1000 है, नहीं 80 का वैल्यू जो है 1000 है, तो हमको 100 नहीं 80 का वैल्यू 1000 है, तो एक का वैल्यू इतना है। जब भी कुछ निकालते हो एक का पहले, जब हम मानस अंक करते थे ना बचपन में, वैसे ही 80 का वैल्यू एक मतलब 1000 है, तो 100 का वैल्यू क्या है, डायरेक्ट इसको मतलब काट दो, घटा दो, मतलब एक ही फैक्टर में 20 से ये भी 20 से जाएगा 5, यह फिर जाएगा 425 हो जाता है 100, उसका एक चिपका दो 0, तो 250 से 5 इंटू कर दो हो जाएगा 1250, है कि नहीं। ऐसे ही मतलब कैलकुलेटर में भी बहुत कुछ सीखना चाहिए, नहीं तो स्पीड नहीं कर सकते हो, ओके। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109 आई थिंक, हाँ यहाँ पर देखो एक मतलब रीजनिंग आ गया। रीजनिंग क्या है, बहुत बढ़िया मतलब है कि रीजनिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन क्या है, 2 ही बात मतलब 3 ही बात है लेकिन एक कंसेप्ट में है। देखो यहाँ पर वही बोला है क्या, मतलब पिक्चर हो सकता है किस बारे में, पिक्चर ना, पिक्चर यही होगा कि टी प्रोड्यूसिंग, यहाँ पर स्टेटमेंट के हिसाब से टीचर मतलब पिक्चर बनेगा। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है टी प्रोड्यूसिंग जो प्लेसेस है आर आइदर इन असम और इन बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल में चाय के जो प्लेसेस है आइदर वहाँ पर है या फिर असम में है। तो मतलब देखो यहाँ पर पहले क्या करना है, अच्छे तरीके से, रीजनिंग बहुत इजी है, सबसे इजी है, लेकिन अच्छे तरीके से भी ऑब्जर्व करना पड़ता है, नहीं तो
इजी भी बहुत मतलब गलत तरीके से भी गलत हो सकता है कि नहीं। यस, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखो टी प्रोड्यूसिंग जो प्लेसेस है आइदर इन आसाम और इन बंगाल, जो टी प्रोड्यूसिंग प्लेसेस मतलब टी प्रोड्यूसिंग प्लेसेस, देखो यहाँ पर देखो आप खुद ही जान सकते हो, यहाँ पर सभी ऑप्शन में दो स्क्वायर्स या रेक्टेंगल दो आपको स्क्वायर्स दिया है। अब दो स्क्वायर्स और मतलब सभी ऑप्शंस में दो स्क्वायर्स है लेकिन सर्कल एक ही है, मतलब यहाँ से पता कर सकते हो ये स्टेटमेंट से जो टी है वो सर्कल है एंड जो आसाम या फिर बंगाल है वो अलग अलग सा मतलब बॉक्स है, अलग अलग सा बक्सा है, तो वहाँ पर आ सकते हैं। अभी चलो देखते हैं कैसे होता है। जो टी प्रोड्यूसिंग होगा मतलब सर्कल हो जाएगा, वो बोला है सर्कल आइदर आसाम से थोड़ा टच करेगा या फिर बंगाल से, आइदर आसाम या फिर बंगाल से, लेकिन दोनों से नहीं, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। अच्छे से देखो यहाँ पर क्या हुआ, टी के अंदर में आसाम भी है बंगाल में है, लेकिन वो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। यहाँ पर है मतलब मान के जो टी आसाम में है, यहाँ से कनेक्ट नहीं है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसमें भी देखो, इसमें भी जो है मतलब यही है कि जो टी है वहाँ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हो सकता है क्या, लेकिन यहाँ पर जो टी है देखो कुछ हिस्सा टी का आसाम भी हो सकता है, असम भी है एंड और बंगाल भी है, एंड बंगाल है, इसलिए वो और दिया है ना। ओके आई सी नहीं होगा, हाँ सी नहीं होगा, डी होगा यहाँ पर आंसर। क्यों होगा, देखो सी जो ऑप्शन है यहाँ पर एंड होता, असम एंड बांग्ला, देखो क्योंकि असम में भी है यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर और क्यों होगा, देखो जब भी और ऑप्शन रहेगा ऐसे होगा, क्यों होगा ना, देखो यहाँ पर अच्छे से देखो एंड होता, देखो एंड होता तो यही हो जाता, बोथ है, लेकिन यहाँ पर भी देखो टी भी कुछ हिस्सा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब मान के जो आसाम के लिए मैं यहाँ पर कर देता उड़ीसा के लिए एक बॉक्स कर देता, यहाँ पर भी मतलब सभी जगह में, इसलिए सी नहीं होगा, जो आंसर होगा डी होगा। ओके, डी होगा हमारे आंसर। ओके, डी हमारा होगा आंसर। क्यों होगा ना, डी में जो है वहाँ पर जो बक्सा है, देखो यहाँ पर जो अच्छे तरीके से एक बार बोल देता हूँ, देखो यहाँ पर देखो जो बक्सा है यहाँ पर, ये तो टी हो गया, अंदर में सर्कल है, वो कोई ना कहीं आसाम में भी है कुछ और बंगाल, इसलिए देखो यहाँ पर सपोज ये कंफ्यूजिंग वाला पिक है ना, मतलब दो ही चीज़ देखो आपस में है, पास में है, आसाम भी है बंगाल में है, लेकिन वो भी दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, मतलब कंफ्यूजिंग टाइप के है, इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उसके बाद ही मतलब देखो फिर देखते हैं 110, हाँ 110 ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोला ये जो इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ये अच्छे से मैं जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा, वो जब बोलते हैं एडवांस मैथ में जब भी पढ़ाऊंगा वहाँ पे बोल दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, सपोज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिवाइडिंग x/61 इज 2, x/61 इज 2, मतलब 61 से लिखो। यहाँ पर कैसे करते हैं, मतलब मान के चलो वही बोला है, जब भी हम 61 से किसी संख्या को मतलब हम डिवाइड करते हैं, हमारे पास जो रिमाइंडर है मतलब जो बचता है, जो लास्ट में बच ही जाता है, मतलब जो हमको मिलता है वो है 2 है। मतलब इसका मतलब और एक मतलब इसके पहले मैं बोल रहा हूँ किसको क्या बोलते हैं, देखो ऐसे ही जब करते हो ना, और एक बार करता हूँ, देखो अच्छे से याद रखना, जिसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर वो रहता है कि नहीं, यहाँ पर जिसको डिवाइड करते हैं वह मिडिल में रहता है, जिसके द्वारा हम डिवाइड करते हैं वो लेफ्ट में रहता है, और इसको डिवाइड करके उसका लगभग सेम जिसमें वो अप्लाई मतलब जिससे डिवाइड होता है वो जितना भी मतलब नंबर्स में मल्टीप्ल होता है, मतलब आसपास की नंबर, मतलब ऐसे ही मतलब मल्टीप्ल होगा इसका आसपास हो जाएगा, मतलब यही हो जाएगा, नहीं तो ये इसका आसपास हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा या फिर बहुत कम नहीं होगा, इसलिए उसको अप्लाई करते हैं, नंबर्स पुट करते हैं, मतलब वो ये दोनों ही मल्टीप्लाई होकर जितना भी रिजल्ट आएगा यहाँ पर आएगा सपोज, या फिर इसके बाद क्या करते हैं, इससे जो आएगा इसको मतलब घटा लेते हैं, जो बचता है 0 बचता है, एज इट इज सेम आ गया तो 0 बचता है, या फिर एज इट इज सेम नहीं आता है 1 या 2 जो भी मतलब कुछ कम होता, मतलब मान के चलिए 40 है ये 39 है तो आपके पास 1 बच गया, तो 40 है ये 40 है तो 0 बच गया, जो यहाँ पर होता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर।
अभी समझ में आया। तो इसको क्या बोलते हैं, दो चीज़, जिसको हम बीच में रख के जो डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, जिससे करते हैं उसको बोलते हैं डिविजर, और जो भी आता है मतलब लगभग उसके आसपास से मल्टीप्लाई करके जो मतलब नंबर्स निकालते हैं उसको बोलते हैं कोसेंट, एंड जो बच ही जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। चार ही चीज़ याद करना है, जो मुख्य प्ले रोल में जिसके लिए सब कुछ होना पड़ता है, जो मिडिल में रहता है वो है रिमाइंडर, सॉरी वो है डिविडेंड, और जिससे साथ करते हैं उसको डिविजर बोलते हैं, एंड जो रिजल्ट मतलब आता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, लेकिन जो इनपुट हम देते हैं उसको कोसेंट बोलते हैं। याद में रहेगा कि नहीं, याद रहेगा। तो चलो फिर देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पर यही बोला कि देखो, वही बोला कि सपोज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिवाइडिंग x बाई 61, 61 से जब भी x एक मतलब नंबर है उसको डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा वो है 2। मतलब मान के चलो, देखो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस को मैं ऐसे ही करता हूँ। देखो व्हाइल डिवाइडिंग x बाई 61, तो मतलब x अंदर में रहेगा, 61 से हम क्या करेंगे उसको मतलब डिवाइड करेंगे, जो जितना भी हम इनपुट देंगे, मान के चलो k इनपुट दें तो जो भी हो एक्सेट k होगा, 61 k होगा, 61 इंटू के ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो मान के चलो x माइनस 61 जो हम कर लिए उसका रिजल्ट जो आया वही बोला है 2 होता है, 2 होता है। मतलब देखो वो यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया x इंटू माइनस 61 k। जब हम आगे जाकर मतलब इसको सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं 2 अननोन फैक्टर है, इसलिए हमको डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए मैं जो प्रोसेस बोल रहा हूँ आप मतलब दिमाग में सोच कर भी एक एग्जाम लेके भी कर सकते हो, जो है यही है। देखो एक्सेट में मतलब कौन सबसे छोटा है, और ऐसा ही नंबर है, इसके थोड़ा बड़ा है लेकिन सबसे कम मिनिमम हो सकता है, जिसको डिवाइड करने से 2 बच जाएगा, तो 63 है कि नहीं। क्योंकि देखो 61 से जब हम 63 करेंगे, पहले तो यही मतलब इनपुट होगा 1, 61 से मतलब 61 63 60 गया तो बच गया क्या 2, तो मतलब यही हो गया, मतलब सेटिस्फाई हो गया। मतलब जो नंबर है 63, x जो मिल गया हमको 63 मिल गया। तो अभी चलो चलते हैं, वही बोला अभी व्हाट इज द देन, यदि ऐसा हो जाता है हमारा x को 61 से करने से मतलब डिवाइड 2 ही बचता है रिमाइंडर, तो क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द रिमाइंडर बचेगा जो भी ऑब्टेन्ड व्हाइल डिवाइडिंग x टू द पावर 7 बाई 61, मतलब ऐसे ही रहेगा x टू द पावर 7 बाई 61, मतलब x कितना निकला था हमारा 63, मतलब 63 टू द पावर 7 बाई 61, तो कितना होगा। देखो यहाँ पर बेस्ट है, देखो और एक ट्रिक मैं बोलता हूँ, मतलब जब तक आप प्रिपेयर मतलब जब तक कमेंट जब ना हुआ है तब तक ये प्रैक्टिस करना। देखो जब भी ऐसे ही आ जाएगा, मतलब आपसे डिनोमिनेटर जिससे आप मतलब जिसको डिविजर जो भी होगा और डिविडेंड जो भी होगा, मतलब डिविजर जितने से आप मतलब उसको बंटवारा मतलब डिवाइड करना चाहोगे, तो वहाँ पर कितना नज़दीक वो सेम नज़दीक मतलब गया है उसको मतलब ऑब्जर्व करना है। देखो यहाँ पर 61 है तो यहाँ पर जो 63 है, लेकिन 61 से आगे जाकर 63 है ना, तो इसलिए 61 से लेकर इसको 61 से एक डालोगे तो 61 हो जाता है। मतलब 61 से जब 63 टू द पावर 7 करोगे, कम से कम 63 अप टू मतलब टू द पावर 7 में जो भी होगा उसमें 61 टू द पावर 7 होता तो 61 से बिल्कुल एकदम 0 आ जाता, रिमाइंडर है कि नहीं, हो जाता। तो इसलिए मतलब जो एग्जैक्टली होगा उसको मतलब फिर घटा दो। हाँ, तो मतलब 63 टू द पावर 7 से 61 मतलब 61 टू द पावर 67 इसको भी बोल सकते हैं। तो मान के चलो 61 टू द पावर 61 ये तो फिर हो गया, तो बच गया क्या, देखो 61 से 63 में 61 वाला हो गया, मतलब बचा कितना, सिर्फ एंड सिर्फ ओनली यहाँ पर मतलब माइनस आपको सब्सट्रैक्ट कर देना, जो बचा गया 2, तो डायरेक्ट हो जाएगा 2 टू द पावर 7 बाई 60। अभी जो 2 टू द पावर 7 है वो है 128, जो फिर नीचे में बचा वो है 61, अभी डायरेक्ट हो जाएगा। तो 61 इंटू 2 जो हो गया, 2 के 200 2 इंटू 6 12, तो 122, मतलब 6 बचा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब जो भी आपका ऊपर में होगा वो नीचे से किस टाइप को दिख रहा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो उसको डायरेक्ट मतलब सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट करके जो बचा उसके फिर पावर लगा दो, फिर वो इसको डायरेक्ट मतलब एक्सप्लेन मतलब बोर्ड खोल दो, इसको जितना होगा नीचे से कर लो, जो भी बचेगा वही होगा रिमाइंडर। ओके, समझ में आ रहा है। देखो और भी हाँ, यहाँ पर देख लेंगे एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये किए हों या नहीं किए हैं, हम किए थे ना,
नहीं किए हैं। चलो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। देखो यही बोला है, 2 व्हीकल ए एंड बी ट्रैवल विथ यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड इसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, इसका जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा में 30 किलोमीटर जाता है, मतलब ये स्लो हो गया, इससे हो गया कि नहीं। चलो ठीक है, तो आवर रेस्पेक्टिव इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। हाँ पिछले क्वेश्चन में क्या हम देखे थे अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर क्या है सेम डायरेक्शन में गए। लेकिन वो यहाँ बोल रहा है दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम प्लेस फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर में वो सब क्या करते हैं, मतलब एक सेम डायरेक्शन में मतलब जा रहे हैं। एक का स्पीड जो ए है उसका 30 है एंड बी जो है उसका 60 है। ओके, उसके बाद वो बोला है एक वो सेम टाइम में स्टार्ट किए चलना या मतलब ड्राइव करना। उसके बाद एंड फ्रॉम द सेम प्लेस फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर गए। लेकिन देखो मतलब ए या बी यहाँ से शुरू करते हैं, ये टोटल जो डिस्टेंस है 120, मतलब इस यहाँ पर डिस्टेंस में पहुँचते पहुँचते यहाँ से ये जो टोटल डिस्टेंस है 120 किलोमीटर है कि नहीं, वही बोला। इसके बाद बोला तो फास्टर व्हीकल बी रीचेज द डेस्टिनेशन एंड ट्रैवल्स बैक विद सेम स्पीड, मतलब जिस तरीके से वो 60 मतलब वो 60 किलोमीटर पर आवर में गया वहाँ पर भी आया, मतलब इसलिए उसका भी अप डाउन में भी जो भी मतलब वो बोल रहा है आगे कि जो भी स्पीड होगा उसका ज़्यादा भी कुछ नुकसान नहीं हुआ है, मतलब सही है, मतलब जो भी स्पीड उसका घटा नहीं है। मतलब बी कितना मतलब किलोमीटर कंप्लीट कर लिया, 120 गया फिर 120 आया, मतलब 240 है कि नहीं, टोटल जो डिस्टेंस को कवर किया कितना हो गया बी 240। इसके बाद क्या पूछा है, एज्यूम दैट द लॉस ऑफ टाइम टू चेंज द डायरेक्शन इज नेग्लिजिबल। हाँ कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं घटा है। इसके बाद वो बोल रहा है इफ एक्स इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्लोअर व्हीकल ए के द्वारा यदि एक्स ही मतलब जो छोटा सा कुछ भी डिस्टेंस वो कवर किया है, यदि वो एक्स है स्लोअर व्हीकल ए बिफोर द 2 व्हीकल्स क्रॉस ईच अदर, मतलब दोनों ही आपस में ऐसे सेम जाते जाते मिलते हैं। देखो ए जब भी मतलब आधा जाता है ना, अभी जब भी देखो जब भी बी एकदम यहाँ पर क्रॉस क्या होगा, ए से आधा है ए, बी से आधा है ए, जब बी यहाँ मतलब डायरेक्ट फाइनल 121 मतलब एक ही बार में जब डेस्टिनेशन कंप्लीट करता है यहाँ पर मतलब पहुँचता है, ये आधा पहुँचता है कि नहीं, आधा पहुँचता है। तो मीट कब करेंगे ना, यहाँ पर वो जो यहाँ आता है यहाँ पर थोड़ा वो आधा जाता है, वहाँ पर वो आधा आ जाता है, मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं मीट करेंगे। लेकिन मान के चलो बी टोटल भी आ जाता है, वो भी बोल रहा है मतलब जो आप काउंट करोगे 240 को काउंट करोगे तो आपके पास जो डिस्टेंस हो गया कितना हो गया 240 हो गया है कि नहीं, 240 हो गया। ओके इसके बाद बोला जो एक्स जो डिस्टेंस गया था मतलब स्लो जो डिस्टेंस गया था बिफोर दोनों ही व्हीकल मिलने के पहले ए भी कुछ डिस्टेंस गया था, तो वो कितना डिस्टेंस होगा, मतलब बी तो जाके आ रहा है फिर कंप्लीट दोनों ही चीज़ कर लिया, लेकिन ए कितना गया था, मतलब कितना जब भी मतलब मीट किए उतने समय तक कितना ए भी ड्राइव कर चुका था। इसको कैसे करते हैं, मतलब किलोमीटर में निकालेंगे ना, कुछ किलोमीटर निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो जो भी है, देखो उनके बीच में मतलब डिफरेंस देखेंगे है कि नहीं, हम तो उनके बीच में जो डिफरेंस देखेंगे वही होगा है कि नहीं, यही होगा। देखो यहाँ पर क्या है, ए चल रहा था 30 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है एंड बी का कितना स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। देखो जब भी डिस्टेंस जिस हिसाब से जिसका मतलब जो ज़्यादा कौन मतलब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा जिसका स्पीड ज़्यादा हो, इसी हिसाब से मतलब जिसका स्पीड ज़्यादा है कम है उसका डिस्टेंस भी वो कम मतलब एक्वायर करेगा मतलब कवर करेगा, जिसका स्पीड मतलब ज़्यादा हो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन ये दोनों का कंसेप्ट टाइम से अलग हो जाता है। टाइम मतलब कितना टाइम लेते हैं, टाइम जो है अपोजिट है, मतलब जो ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा डिस्टेंस जल्द में कवर करना चाहेगा मतलब वो कम टाइम लेगा, हाँ है कि नहीं, तो कम टाइम लेगा। इसीलिए डिस्टेंस एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा है कि नहीं। तो इसलिए डिस्टेंस एंड स्पीड आर बोथ ईच अदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बट टाइम इज इन्वर्सन प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड स्पीड, मतलब टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस एंड स्पीड कम होगा, इसलिए नहीं तो फिर डिस्टेंस एंड स्पीड ज़्यादा हो गया तो टाइम कम लेगा है कि नहीं।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका जो देखो ए का जो स्पीड था 30 था, बी का जो था 60 था। मतलब इसको हम एक कंपेयर करके देख सकते हैं, मतलब 30 से दोनों को मतलब एक हम रेशियो में निकाल लेते हैं, तो 30/60 को बोलते हैं 1:2। मतलब ए का जो जहाँ पर 1 हो जाएगा उसका एक रेशियो एनालिसिस करके हम देखें स्पीड, वहाँ पर बी का हो गया 2। मतलब उनको दोनों ही बीच में जो गैप है कितना है, एक है कि नहीं। जो दोनों ही बीच में जो गैप है एक है, लेकिन यहाँ पर क्या हम देखे थे ना, बी जाके फिर आ रहा है, लेकिन आते आते ही फिर भी ए आधा हुआ है। मतलब बी का टोटल 2 जाके मतलब मान के चलो आधा, मतलब 3, हाँ 2 स्पीड में गया और 1 स्पीड कवर कर रहा है। ये क्या है, इसका जो कवर हुआ है, इसका जो बी का जो कवर हुआ है टोटल 3 हो गया है कि नहीं, 3 हुआ है। इसके साथ ना सॉरी क्वेश्चन में दिया है बी जाके फिर आ गया है, मतलब 2 गया 2 आया, मतलब 4 ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर वो ए जहाँ पर आधा गया है उस टाइम के अंदर, इसलिए ये 4 गया है एंड उसी टाइम में ए जो गया है जितना रेशियो में वो है 1, तो इसलिए 4 - 1 क्या हो जाएगा 3। लेकिन टोटल क्या था 240 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 3, तो हमको मिल जाएगा मतलब टोटल डिस्टेंस से कंपेयर डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस को कंपेयर डिस्टेंस से आप ऑलवेज मतलब जब भी कंपेयर करते हैं वो डिवाइड करते हैं ना, तो इसलिए टोटल डिस्टेंस कंपेयर डिस्टेंस में जितना लगभग घट गया उसको डिवाइड कर दो, फिर मिल जाएगा 80। तो आंसर इसका हो जाएगा कितना 80। तो फिर आगे चलो देखते हैं। यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द मैक्सिमल नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच दैट कैन बी। आप स्पेरिकल मतलब जो गोलाकार, मतलब जो वृत्त बोलते हैं, मतलब सर्कल, उससे ज़्यादा कुछ स्पेयर, मतलब जो फुटबॉल, एग्जाम्पल फुटबॉल ले सकते हो, वो बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। जब क्यूबिकल बॉक्स वो 10 सेंटीमीटर में होगा, मतलब उसका हाइट, मतलब ये मान लो ये एक क्यूबिकल बॉक्स होगा, इसका हाइट 10 सेंटीमीटर है। वो बोल रहा है उसके अंदर में इतना सा मतलब कितना रह सकता है क्या स्पेरिकल बॉल जिसका रेडियस 1 है। मतलब मान के चलो यहाँ पर एक स्पेरिकल बॉल यहाँ पर रख दिए साइड में, जिसका रेडियस 1 है, मतलब ये टोटल एक डायमीटर कवर करता है। मतलब मान के चलो एक ही हाइट में कितना गोलियाँ मतलब स्पेयर रह सकता है 5, क्योंकि जिसका रेडियस 1 है लेकिन डायमीटर 2 है। मतलब ये टोटल जो है ये 2 सेंटीमीटर ऑक्यूपाई करता है। मतलब टोटल है 10, लेकिन ये ऑक्यूपाई करता है 2, मतलब 10 बाई ऐसे 10 होने तक कितना हो जाएगा 5 ठो, इसलिए 2/10 कर देते हैं 5। उसके बाद क्या होता है फिर, इसके बाद हो जाता है क्या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस इज दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूबिकल बॉक्स। स्पेरिकल बॉक्स हो या फिर क्यूबिकल हो, उसका जब भी हम घनफल निकालते हैं, मतलब सेम तरीके से सेम टाइप के, मतलब देखो मतलब एक ही कॉलम में यहाँ पर रह गया 5 ठो, यहाँ पर 5 ठो, यहाँ पर 5 ठो, मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो मैट्रिक्स करते हैं ना 5 × 5, 5 रोज एंड 5 कॉलम्स बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम जो निकालेंगे जो वॉल्यूम, इसलिए 5 × 5 × 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 125। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर एक एम्प्टी वाले क्वेश्चन है, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे को इसे ये पता नहीं होता है। देखो मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर जो प्राइस है बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज 10 रुपीज़। मतलब एक ही बोतल का जो कोल्ड ड्रिंक का जो प्राइस है वो है 10 रुपया। 1 बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कैन ऑल्सो बी बॉट बाय रिटर्निंग 10 एम्प्टी बोटल्स। देखो इसका मतलब यही है कि आप 10 एम्प्टी बोतल, मतलब 10 खाली बोतल को देकर भी आप एक कोल्ड ड्रिंक्स ये कर सकते। मतलब एक कोल्ड ड्रिंक्स इक्वल टू 10 एम्प्टी बोटल्स, 10 एम्प्टी बोटल्स इक्वल टू एक कोल्ड ड्रिंक्स। इसके बाद वो बोला है कि ए पर्सन हैज़ 1000 रुपया है उसके पास, 1000 रुपया है, एंड उसके साथ से 19 एम्प्टी बोटल्स भी है। हाँ 19 देखो थाउजेंड्स बोतल मतलब क्या है उसका, मतलब थाउजेंड्स रुपया है। देखो एक बोतल के 10 रुपया लेता है, मतलब 1000 रुपया से में कितना मतलब बोटल्स बन सकता है। एम्प्टी में बात में देखें बोतल कितना बन सकता है, बोतल कितना देखो एक 10 रुपये में एक बोतल, 1000 में क्या होगा
जीरो से जीरो कट जाएगा तो 100 बोतल्स हो जाएगा। उसके बाद मतलब एग्जैक्टली इन जनरली एग्जैक्टली 1000 रुपया नहीं, 100 बोतल है, उसके साथ 19 एम्प्टी बोतल्स भी है, ठीक नहीं। उसके बाद वो बोला है एज्यूमिंग दैट द पर्सन कैन कंज्यूम एनी नंबर ऑफ बोटल्स, कोई भी बोटल्स को वो कंज्यूम कर सकता है, आइदर कोल्ड ड्रिंक्स हो या फिर एम्प्टी बोतल हो। एनी नंबर ऑफ बोटल्स ही बायज, what will be the number of empty bottles he possesses at the end if he buys maximum numbers of bottles of cold drinks and consume। सबको वो कंज्यूम करके करके लास्ट में कितना बोटल्स उसको मतलब क्या करेगा, मतलब उसके पास बचेगा। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एम्प्टी बोटल्स ही पोजेस, एंड एकदम एंड में कितना बोतल उसके पास बचेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, हमको एम्प्टी में कन्वर्ट करना है। ओके, यहाँ पर जो 10 हुआ था, यहाँ पर जो 10 हुआ था यहाँ पर 1 हो जाता है, मतलब 10 में एक 10 एम्प्टी बोतल के बदल में एक आपको कोल्ड ड्रिंक्स वाले के साथ मतलब क्या इक्वल होता है, 10 एम्प्टी बोतल इक्वल टू 1 कोल्ड ड्रिंक बोतल, मतलब जो एम्प्टी नहीं है। तो इसी हिसाब से हम देखो 10 में मतलब एक ही, मतलब एक का वैल्यू क्या है 10 है, मतलब एक बोतल का वैल्यू 10 है। मतलब सॉरी एक बोतल का वैल्यू है 10 एम्प्टी बोतल। इसमें देखो इसको एम्प्टी कर देंगे, मतलब 10 एम्प्टी बोतल एक ही बोतल, इसके साथ साथ इसको भी इसलिए डिवाइड कर देंगे 10 से, मतलब 10 एम्प्टी बोतल एक ही बोतल हो जाता है। लेकिन इसलिए इतना ही 10 बोतल, मतलब एक बोतल नहीं बहुत सारे बोतल से, यहाँ पर एक था, यहाँ पर 100 बोतल से, तो कितना हो जाएगा 100/10, 10 हो गया। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 9 है, कितना हो गया 19 हो गया कि नहीं, 19 हो गया। देखो अभी हो गया 19 एम्प्टी बोतल्स, अभी फिलहाल 9 था, इसको हम 19 कर दिए, 100/10 करके 10 एंड 9 19 कर दिए। हमारे पास लास्ट तक 19 ही एम्प्टी बोतल बचा है, लेकिन वो बोला है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम और भी क्या ले सकते हैं, लास्ट में कितना एम्प्टी बोतल होगा। देखो फिर और कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इसमें से वही भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, देखो 19 बोतल्स में 10 बोतल्स जो हो जाएगा, मतलब फिर एम्प्टी बोतल में बदल में से कितना हम कर सकते हैं, एक बोतल खरीद सकते हैं, मतलब ड्रिंक वाला। हाँ, तो यहाँ पर एक बोतल फिर 9 बोतल हो जाएगा, है कि नहीं, यहाँ पर एक बोतल हो जाएगा। लेकिन क्या है देखो यहाँ पर 19 बना था, वहाँ पर जो पिछले वाले में स्लाइड में बोला वहाँ पर एक ही बोतल बचा था। कैसे, 10 से 10, मतलब देखो यहाँ पर तो 19 था, यहाँ पर 1000 हो गया, 10 था ना, यहाँ पर 100 था, 100 में 10 बोतल था, यहाँ पर आपको पास 19 बचा था, ऐसे ही कुछ बचा था, 19 बचा था। तो मैं उसको कन्वर्ट करके फिर एक 19 कर दिया, 19 का मतलब 19 के वैल्यू मतलब 1 है, तो 1 बचा था, यहाँ पर फिर 19 हुआ, मतलब कितना हो गया 20 हो गया। ओके, तो अभी क्या हुआ 20 बोतल्स हो गया है, टोटल बोतल्स 20 हो गया है। लेकिन 10 बोतल्स मतलब 10 बोतल्स जो है एक क्या है, मतलब दो 10 टोटल 10 एम्प्टी बोतल आप दे दोगे तो एक आपको ड्रिंक बोतल मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो ड्रिंक्स बोतल टोटल हो गया है, मतलब 20 बोतल्स हो गया है। इसको फिर एक बार आपको क्या करना है, जो है एकदम ड्रिंक बोतल में कन्वर्ट करना है। 20 यहाँ पर है क्या है, मतलब आपका एम्प्टी बोतल से इसको ड्रिंक बोतल में कन्वर्ट करना है। जैसा कि 10 एम्प्टी बोतल एक ड्रिंक बोतल होता है, इसलिए 20 एम्प्टी बोतल्स एक ड्रिंक बोतल हो जाएगा। 20 एम्प्टी बोतल्स 10 एम्प्टी बोतल्स एक ड्रिंक बोतल होता है, इसलिए 20 एम्प्टी बोतल्स 2 ही मतलब क्या हो जाएगा फिर बोतल्स हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर बढ़िया सा क्वेश्चन है, यहाँ पर यही है, अरे ये नहीं होगा आंसर, है क्या, देखो यहाँ पर है इधर रेडियस ऑफ द न्यू स्पेरिकल कंटेनर इज डबल द रेडियस ऑफ द ओल्ड स्पेरिकल कंटेनर। यहाँ पर जो रेडियस r होगा, जो नया वाला का क्या होगा 2r होगा, है कि नहीं। वो बोला है फिर ये स्पेयर टाइप का है, तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू कंटेनर एंड द वॉल्यूम ऑफ द ओल्ड कंटेनर। स्पेरिकल है तो स्पेरिकल स्पेयर का वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई r क्यू। वो बोला फिर रेशियो पे जो भी आगे बोलेगा उसको न्यूमरेटर में रखोगे, न्यूमरेटर मतलब लब में रखोगे, जो डिनोमिनेटर बोलेगा उसको हर में रखोगे, इसलिए हर में रखोगे। इसलिए न्यू जो है मतलब 4/3 पाई r क्यू, 4/3 पाई r क्यू, 4/3 पाई तो रहेगा, एंड अनु मतलब रेशियो बाहर निकालेंगे 4/3 पाई r क्यू। इसका r क्या है 2r का क्यू, 2r का क्यू मतलब 2 का क्यू एंड r का क्यू, मतलब 2 का क्यू मतलब 8 हो जाएगा, r क्यू हो गया। इसी हिसाब से उसको मतलब कंपेयर करेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे, ये भी वही है 4/3 पाई आ जाएगा कि नहीं 4/3 पाई। फिर उसके बाद लेकिन 2r नहीं है, क्या है r है, r क्यू है।
तो अभी ऊपर नीचे दोनों में देखो सिर्फ 8 बचा, ये सब कट गया, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई आर क्यू तो 8, तो 8 नीचे में कुछ नहीं रहा, मतलब 0 नहीं 1 है, तो इसलिए आंसर जो होगा क्या हो जाएगा 8:1। ओके, तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पर एक रीजनिंग बहुत बढ़िया सा बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो एक ऑब्जेक्ट हम जैसे मिरर में दिखाते हैं उसी तरीके से ठीक उसका मतलब जो मतलब टेल होगा वो हेड दिखेगा, जो हेड होगा टेल दिखेगा, जो मिडिल पर्सन मिडिल दिखेगा, मतलब एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा, इसलिए आंसर यहाँ पर डायरेक्ट है। देखो यहाँ पर देख सकते हो ये जो तीर है राइट साइड में जा रहा है, तो यहाँ पर भी कैसे निकलेगा, राइट साइड में हो तो, या फिर ठीक ये मिरर के मतलब इनवर्स आ रहा है, ये भी मिरर का मतलब इनवर्स भी देखेगा कि नहीं, इसलिए यही ऑप्शन होगा डी। देखो पहले तो बी सी नहीं होगा, ए डी में कंफ्यूज जो है, देखो यहाँ पर भी, हाँ यहाँ पर ऊपर में भी है, मतलब तीर का ऊपर यहाँ पर ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नीचे है जो उसका टेल, इसलिए भी ये नहीं होगा, होगा क्या नहीं होगा, इसलिए ओनली ए होगा। ओके चलो ये क्वेश्चन कर लोगे, ये क्वेश्चन जो है जीपी में है, जीपी में है, हाँ ये क्वेश्चन कर लोगे, और 2 ठो हम कर देता हूँ। ओके जीपी में इसका आंसर जो होगा मैं बोल देता हूँ, इसका आंसर जो होगा पोजेस एटलीस्ट दैट्स 150 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन 100। वो बोल रहा है एक दिन में इतना है, फिर अगले दिन इतना ही घटता है, जो फिर अगले दिन क्या होता है जितना घटता है उसका कुछ परसेंट घटता है, लेकिन वो जो पहले घटता रहता है वो तो घटता रहता है, और घट से जो घटता रहता है उसके ऊपर भी घटता है, मतलब जो इंटरेस्ट जो जैसे हम जानते होंगे जो चक्रवृद्धि शुद्ध मतलब चक्रवृद्धि इंटरेस्ट बोलते हैं उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, मतलब इंटरेस्ट तो लगेगा, फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, फिर इंटरेस्ट जो लगता है वो तो लगता ही जाएगा, और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चलता जाएगा, बस इसको जीपी में बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो अच्छे से कर लो, मैं तो बाद में समझा दूंगा। अभी देखते हैं और 3 ही क्वेश्चन बच गया, क्या है देखो यहाँ पर दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है 3 पर्सन ए बी सी रन ए बिजनेस टुगेदर दैट शेयर आर 17 37 46। इस एक का 17 है, एक का 37 है, एक का 46 है, मतलब ए बी सी। यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी सी। ओके उसके बाद बोल रहा है, इसके बाद क्या बोल रहा है ना, इसके बाद वही बोल रहा है वो, इसके बाद वो बोल रहा है ए बी सी ना, ए बी सी, अरे भाई रुको, मतलब 17% ए के पास था, बी के पास 37 था एंड सी के पास 46 था। इसके बाद बोला है एनी प्रॉफिट दे आर इन डिस्ट्रीब्यूट अकाउंट टू देयर प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर। यस, जितना आप शेयर लगाओगे उसी हिसाब से भी जो प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से भी शेयर किया जाएगा, मतलब आपको दिया जाएगा। इसके बाद बोला है इफ द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ बी एंड ए, बी एंड ए यहाँ पर लिखा है बी एंड ए, यदि उन दोनों का प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट से 1000 है 1000 है, मतलब बी एंड ए का मतलब ये दोनों का मतलब जो प्रॉफिट का गैप, मतलब परसेंटेज शेयर के प्रॉफिट भी मतलब डिफरेंस भी कर सकते हो, दोनों का डिफरेंस का गैप है 20, वही 20 का वैल्यू यदि 1000 है तो फिर बोल रहा है सी के पास में प्रॉफिट कितना जाएगा, तो सी का था फिर से कितना 46, तो 20 जो 1000 है तो कंपेयर करके 1000/20 कर सकते हो, तो जैसे निकलेगा क्या निकलेगा 50। तो इस अभी सी का निकालने के लिए डायरेक्ट 50 से 46 क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो एक आसानी तरीका मैं बताता हूँ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 46 × 50 आपको तो बस 46 से 5 मल्टीप्लाई कर देना है। जहाँ पर जीरो देखोगे बस एक ही डिजिट करो, जहाँ पर जीरो उसका नहीं होगा, चाहे वो डेसिमल प्लेस में हो या फिर हंड्रेड्थ प्लेस में हो, यहाँ पर करके बस चिपका सकते हो जीरो। नहीं तो फिर इसको क्या कर सकते हो ना, 46 को 40 + 6 कर सकते हो। एक बार 6 × 50 जो 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, एंड 40 × 50 जो होगा 2000 हो जाएगा, तो 2000 फिर 300 2300 हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसे भी कर सकते हो। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल व्हिच कंटेन्स ए स्क्वायर ऑफ एरिया, द एरिया ऑफ ए स्मॉलेस्ट सर्कल, द एरिया ऑफ ए स्मॉलेस्ट सर्कल व्हिच कंटेन्स ए स्क्वायर ऑफ एरिया, व्हिच कंटेन्स ए स्क्वायर ऑफ, नहीं ये डायग्राम नहीं हुआ,
द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल व्हिच कंटेन्स ए स्क्वायर ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एरिया, ये मेरे बस में नहीं है क्या भाई, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, देखो ये एक हो गया सर्कल, वो बोला इसमें बीच में जो कंटेंट्स है स्क्वायर ऑफ एरिया, एक एरिया मतलब एरिया उसका वर्ग चित्र वो मतलब उसके अंदर में है, उसका क्या है स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर जो है उसका एरिया जो है 4 सेंटीमीटर। देखो एरिया मतलब स्क्वायर का जो एरिया है क्या है मतलब बेस इंटू बेस, मतलब उसका जो बाहु इंटू बाहु बोलते हैं, मतलब उसका जो एज इंटू एज बोलते हैं, तो इसलिए ए इंटू ए बोलते हैं, इसलिए इस साइड एंड इस साइड को मिलाकर 4, इसलिए ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर जो डायगोनल हो जाएगा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि एक जो क्या होता है, हाँ एक स्क्वायर का जो डायग्राम होता है वो उसका वो हो जाता है √2 इंटू क्या, जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो हो जाता है √2 इंटू उस स्क्वायर का जो भी मतलब क्या है मतलब उसका जो भी आर्म है मतलब बाहु है, जो जितना ही मतलब एज है जितना वो है 2 है, तो इसका मतलब 2 और ये भी याद रखो जब भी एक सर्कल के एकदम बीच में एक स्क्वायर होगा, जो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक भी कंपेयर करते हो जो डायगोनल होगा कहीं ना कहीं इसका भी डायमीटर हो जाएगा, स्क्वायर का डायमीटर इक्वल टू द सर्कल का डायमीटर, तो वहाँ से आपको मिल गया 2√2 है जो है स्क्वायर का मतलब सर्कल का क्या है, जो सर्कल का डायमीटर है 2√2 है, 2√2 जो है सर्कल का डायमीटर है। अभी बोल रहा है द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया सर्कल का एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर, तो आपके पास तो पाई था लेकिन जो आर था मतलब आर का स्क्वायर, हाँ द एरिया ना, हाँ द एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब क्या है आर जो मतलब 2√2 हो गया, क्या है 2√2 हो गया आपका मतलब 2√2 हो गया था आपका डायमीटर, लेकिन उसका भी आधा क्या हो जाएगा, डायमीटर आधा हो जाएगा रेडियस, तो 2√2 नहीं हो गया 2√2/2 मतलब 2√2/2 इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा ओनली √2, मतलब वो बोल रहा है पाई इंटू √2 का स्क्वायर, मतलब पाई तो था √2 का स्क्वायर फिर 2 हो गया 2 पाई हो गया, तो आंसर वही हो जाएगा बी। और ऐसे ही और एक क्वेश्चन से यहाँ पर देख लेते हैं, तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई, एक सर्कल का हम एक्चुअली सर्कमफेरेंस क्या जानते हैं जो फॉर्मूला के हिसाब से 2 पाई, वो बोल रहा है 2 पाई आर जो है वो क्या है वो 2 पाई है। ओके, देन द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, वहां पर भी जो क्वेश्चन था यहाँ पर वही है, इसका एरिया वो पूछ रहा है, मतलब देखो यहाँ पर अभी कंपेयर करेंगे तो 2 पाई to 2 पाई कट गया, आर जो हो गया मतलब एक ही हो गया, मतलब ये टोटल सर्कल का जो मतलब रेडियस है वो एक है, इसका रेडियस जो एक है मतलब जैसे मैं बोला था मतलब एक स्क्वायर एक सर्कल के अंदर में है तो स्क्वायर का जो भी मतलब डायगोनल होगा सर्कल का क्या हो जाएगा डायमीटर, इसी हिसाब से भी इसी हिसाब से जस्ट मतलब ऑपोजिट कर लो, इस क्वेश्चन का जस्ट ऑपोजिट मतलब फंडा है यहाँ पर, जस्ट अल्टरनेटिव फंडा, इसका ऑपोजिट यही है इसका ऑपोजिट यही है, ऐसे ही बोल सकते हो मतलब फंडा के हिसाब से, क्वेश्चन तो एक तरीके से फंडा ठीक अल्टरनेटिव फंडा है, ऑपोजिट मतलब अल्टरनेटिव। यहाँ पर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पर आर हो गया है यहाँ पर सर्कल का रेडियस, तो लेकिन यहाँ पर हमको यही चाहिए, तो सर्कल का जो रेडियस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस मतलब 1 था आर, तो इसलिए जो डायमीटर हो जाएगा डी हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, जो डी हो गया 2 इसका मतलब स्क्वायर का वो डायगोनल हो गया 2, अभी बोल रहा है एरिया क्या होगा, एरिया निकालने से पहले उसका डायगोनल तो हो गया, इसका बेस हम देखेंगे कितना, हम जानते हैं √2 इंटू बेस जो है √2 इंटू बेस इक्वल टू डायगोनल ऑफ सर्क मतलब स्क्वायर, तो इसलिए √2 इंटू 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू जो डायगोनल मतलब है 2√2 इंटू 2 मतलब 2 तो नहीं है √2 इंटू सॉरी √2 इंटू बेस मतलब इस साइड हम निकालना चाहते हैं बाहु, तो √2 इंटू बेस इक्वल टू कितना है 2, तो मतलब 2 यहाँ पर ओनली बेस निकालेंगे तो 2/√2 हो जाएगा, 2/√2 मतलब √2 को कितने बार फिर मल्टीप्लाई से 2 हो जाएगा √2 इंटू √2, तो बी हो गया आपका √2। बट अभी क्या करना है आपको सर्कल या स्क्वायर का क्या मतलब सॉरी
हाँ, स्क्वायर का आपको एरिया निकालना है, तो स्क्वायर का मतलब आपको मिल गया, मतलब बाहु मिल गया, मतलब उसका बेस मिल गया कितना √2। तो फिर स्क्वायर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, सॉरी पाई आर स्क्वायर जो है होता है सर्कल का, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ओनली मतलब बेस का स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, इसलिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। ओके, तो लास्ट चलते हैं, लास्ट नहीं यही था आज के लिए। बस कैसा रहा फिर जितना भी मैं एनालिसिस करा ज़रूर कमेंट में बताना, एंड यस रेडी रहना नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक लेके थैंक यू, धन्यवाद। हेलो।